एपिसोड 1। राजीव सिंह अपने बड़े से घर राजविला के बड़े से हॉल में आराम से बैठकर कॉफी पी रहा था। बहुत सारे सर्वेंट्स उसके आसपास काम कर रहे थे, पर राजीव के पास आने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। राजीव सिंह, जिसकी उम्र 27 साल है, 3 महीने में वो 28 साल का हो जाएगा। उसकी हाइट 6 फीट थी। टॉल डार्क हैंडसम का परफेक्ट कॉम्बो है ये। राजीव के 5 बॉडीगार्ड एक लड़की को लेकर आते थे जिसने स्कार्फ पहन रखा था। उसने अपने पूरे चेहरे को स्कार्फ से ढक रखा था। राजीव कॉफी पीते पीते अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, ये कौन है? बॉडीगार्ड, जिसका नाम शेरा था, वो राजीव को बताता है, सर ये लड़की वीडियो बना रही थी कुछ देर पहले जब आप गार्डन में उस आदमी को। राजीव उसको हाथ दिखाकर रोक लेता है। वो उस स्कार्फ वाली लड़की से पूछता है, किसने भेजा है तुम्हें? वो लड़की उसको कहती है, ये सब क्यों करते हो तुम? क्या मिलता है तुम्हें लोग को मारकर? राजीव उसे फिर से कहता है, किसने भेजा है तुम्हें? वो लड़की उसे कहती है, किसी ने नहीं भेजा मुझे, मैं खुद आई हूं तुम्हारे घर। राजीव अपने सभी बॉडीगार्ड को कहता है, तुम सबको पता होगा इसके साथ क्या करना है, बस मुझे गंदगी पसंद नहीं है, खून के दाग जल्दी साफ हो जाने चाहिए। बॉडीगार्ड उसको मारने के लिए बंदूक निकालते हैं। उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बंदूक को देखकर, जैसे कि उसे मौत का कोई डर ही ना हो, क्योंकि उसको पता था कि राजीव सिंह के घर आकर वो पकड़ी गई तो उसके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। राजीव सिंह इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था, पर उसके साथ ही वो एक माफिया था। मीडिया में उसको सभी डेविल के नाम से बुलाते थे। आज तक जितने भी लोग राजीव सिंह को मरने आए थे, उनकी लाश भी उनके घर वालों को नसीब नहीं हुई थी। बॉडीगार्ड बंदूक की ट्रिगर दबाने ही वाले थे, तभी राजीव उन सभी को रुकने का इशारा करता है। राजीव उस लड़की को कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़की अपना नाम जया बताती है। राजीव अपने बॉडीगार्ड से कहता है, बाहर जाओ तुम सब, इसे तो मैं ही मारूंगा। सारे बॉडीगार्ड बाहर चले जाते हैं। राजीव जया को कहते हैं, तो तुम हो वो जो मेरे बारे में रोज खबरें लिखती हो अपने न्यूज़पेपर में? जया राजीव को कहती है, और किसी में हिम्मत भी नहीं है। राजीव जया को कहता है, मौत सामने है और ऐसी बातें कर रही हो तुम? जया उसे कहती है, डरती नहीं हूं मैं किसी से भी, मौत से तो बिल्कुल भी नहीं। राजीव उसको अपनी डेविल वाली वॉइस में कहता है, पर मुझसे डरो। जया हंसते हुए कहती है, तुम जैसे गुंडे से डरोगी? मैं पत्रकार हूं, मैं रोज का काम है ये मेरा, तुम जैसे गुंडों को बेनकाब करना। राजीव उसके करीब आकर उसके कान में धीरे से कहता है, पर तुम तो सिर्फ मेरे बारे में लिखते हो, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे बारे में लिखने का? इतना पसंद आ गया मैं तुम्हें, बता दूं मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या पता पूरी कर ही दूं मैं। जया उसको धक्का मारकर कहती है, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। राजीव उसको गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू, मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? राजीव उसके आगे बंदूक करते हुए उसे कहता है, ऊपर जाकर लिखना अब मेरे बारे में। जया उसे बिना किसी डर के कहती है, मार दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इससे ज्यादा कर भी क्या कर सकता है तुम जैसा डेविल। राजीव अपनी बंदूक की टाइगर दबाकर उसको बोलता है, अपना स्कार्फ हटाओ, तुम्हें मारने से पहले देख तो लूं तुम्हें, मैं भी तो देखूं कौन है वो, जैसे मेरा भी डर नहीं है। जया अपना स्कार्फ हटाती है। राजीव उसको देखते ही शॉक हो जाता है। राजीव अपने बॉडीगार्ड को अंदर बुलाता है। राजीव शेरा को कहता है, मैम को छोड़ के आओ जहां भी इन्हें जाना है। राजीव का एक बॉडीगार्ड जया की तरफ बंदूक करते हुए कहता है, पर सर इसके पास आपके खिलाफ सबूत है। राजीव उस बॉडीगार्ड को गोली मार देता है। जया एक पल के लिए सहम जाती है किसी को अपने सामने मरते देखकर, पर वो अपने आप को संभाल कर कहती है, चली जाऊंगी मैं, है मेरे पास स्कूटी। राजीव जया को प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है जाओ। जया बाहर जाने लगती है, तभी राजीव उसे रुकने के लिए कहता है। राजीव उसे कहता है, ये मेरा नाम डेविल क्यों लिखती हो तुम? मेरा नाम लिखने में शर्म आती है क्या तुम्हें? अभी शादी नहीं हुई है मेरी, मेरा नाम ले सकती हो तुम? राजीव सिंह नाम है मेरा, ये लिखा करो। अब जाओ, ध्यान से जाना, बाय। जया चली जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो राजीव सिंह दी डेविल के घर से जिंदा आ गई थी। जया जल्दी से अपने ऑफिस दी न्यूज टाइम्स काल्पनिक नाम चली जाती है। राजीव अपने असिस्टेंट तरुण को फोन करता है और उससे जया के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए कहता है। 1 घंटे में सारी जानकारी आ जाती है उसके फोन पर। राजीव जया की फोटो देखते हुए उसको कहता है, जल्दी मिलते हैं, मैसेज जया राजीव सिंह। राजीव के घर से आकर जया अपनी स्कट्टी से सीधे अपने ऑफिस दी न्यूज टाइम्स में चली जाती है। जया के बारे में जान लेते हैं हम पहले। जया का पूरा नाम जया शुक्ला है। उसकी उम्र 24 साल है। प्रोफेशन से पत्रकार है ये। जया ने डेनिम जीन्स विथ व्हाइट कुर्ता पहन रखा था। गले में इसने अपना स्कार्फ डाल रखा था। कानों में सिल्वर झुमके और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल पहन रखी थी। इसकी आंखों का कलर गहरा नीला है। हाइट इसकी 5 फुट 4 इंच है। चेहरा ऐसा जैसे कि भगवान ने इसे बहुत ही फुर्सत से बनाया था। जया जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती है हमेशा। ये अपने चाचा चाची और उनके 2 बच्चों के साथ रहती है। जया के माँ बाप बचपन में ही इसको छोड़कर चले गए थे भगवान के पास जब जया 15 साल की थी। तब से ही ये अपने चाचा चाची से साथ रहती है।
जया ऑफिस आते ही सबसे पहले अपने सर उज्जवल गुप्ता के पास जाती है। उज्जवल जया का बॉस होने के साथ उसका बचपन का दोस्त भी था। उज्जवल की उम्र 27 साल थी। ये जया का स्कूल में सीनियर था। बचपन से उज्जवल ने हमेशा जया का सपोर्ट किया था हर चीज में। जया उज्जवल को सारी बात बताती है। उज्जवल जया को डांटते हुए कहता है, जया मैंने तुम्हें कहा था ना, उस डेविल के घर नहीं जाना। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम उसके घर से जिंदा कैसे लौट आए? जया उज्जवल को बताती है, पहले तो मैं पकड़ी गई थी, फिर आपने ही छोड़ दिया उसने मुझे भी लगा मेरा मरने का दिन आ गया। उज्जवल उसे कहता है, तुम गई ही क्यों थी वहां अकेली? एक ही दोस्त हो तुम मेरी, वो भी ऐसी डेविल की गुफा में चली गई। दूसरी दोस्त कहां से लाऊंगा मैं? तुम्हें कुछ हो जाता तो? जया उसको कहती है, नई दोस्त बनाओ तुम अब, क्योंकि मैं तो उस डेविल राजीव को जेल में डालने से पहले नहीं मरने वाली हूँ। उज्जवल उसे कहता है, ऐसी बात क्यों कर रही हो तुम? उसके पास जाओगी तो वो डेविल तुम्हें मार देगा। तुम्हें नहीं खो सकता मैं किसी भी कीमत पर। एक छोटी सी न्यूज के लिए तुम्हारी जान दांव पर नहीं लगा सकता मैं। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जया उसको गुस्से में कहती है, उज्जवल मैं नहीं करती हूँ तुमसे प्यार। लाख बार कह चुकी हूँ तुम्हें, ऐस बड़ी फीलिंग्स नहीं लाओ मेरे लिए। मुझे किसी से भी प्यार नहीं करना है, नफरत है मुझे प्यार नाम से। उज्जवल उसे कहता है, हम बचपन के दोस्त है जया, क्या बुराई है प्यार करने में? तुम्हारे चाचा चाची से भी बात कर लूंगा मैं, हमारे लिए पूरी जिंदगी साथ रहेंगे फिर। जया उज्जवल को कहती है, उज्जवल तुम्हें बोल चुकी हूं मैं, वो हमें कभी साथ नहीं रहने देगा। मुझे भूल जाओ, मुझे इजाजत नहीं है किसी से भी प्यार करने की। उसको पता चल गया किसी दिन की कोई लड़का मुझसे प्यार करता है, उस लड़के का आखिरी दिन होगा वो। तुम क्या चाहते हो तुम्हें मार दे वो? उज्जवल उसे कहता है, क्यों डरती हो तुम उससे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसने बस तुम्हारे मन में डर बैठा रखा है प्यार का, मैं सब हैंडल कर लूंगा। जया उसे कहती, मुझे भूल जाओ, तुम क्या चाहते हो हम दोस्त नहीं रहे? मैं नहीं करती हूँ तुमसे प्यार, दोस्त मानती हूँ तुम्हें बस अपना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे 1% भी प्यार करती तो वो तुम्हें ऐसे जिंदा छोड़ता? वो हमेशा मुझ पर नजर रखता है। तुम्हारे लिए यही अच्छा है, मेरे दोस्त बनकर रहो बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर से अगर तुमने मुझे ये बोला ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। फिर सोच लेना तुम्हारे अखबार की बिक्री बंद हो जाएगी। तुम्हें पता है ना तुम्हारा अखबार लोग बस जया शुक्ला की न्यूज पढ़ने के लिए खरीदते हैं। उज्जवल अपना हाथ जोड़ते हुए जया को कहता है, मुझ पर ऐसा जुल्म करने की कोई जरूरत नहीं है जया जी। नहीं बोलूंगा दोबारा कभी तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोस्त ही ठीक है, खुश? जया उज्जवल को हक कर लेती है। जया उसे कहती है, बहुत खुश, चलो आइसक्रीम पार्टी करते हैं मेरे उस डेविल की गुफा से जिंदा आने की खुशी में। 1 महीने बाद राजीव अपने मॉम डैड के घर सिंह विला जाता है। राजीव आज 4 महीनों के बाद आया था अपने घर। उसकी मॉम मिसेज पायल सिंह आज अपने बेटे को 4 महीने बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसके पास आती है उसको हक करने के लिए, पर वो उनको पहले ही हाथ दिखाकर रोक लेता है अपने पास आने से, तो पायल जी के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो अपने बेटे की इस हरकत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। राजीव के डैड मिस्टर महावीर सिंह उसको गुस्से में कहते हैं, जब तुझे अपनी मॉम से मिलना ही नहीं है तो आया क्यों है? पायल जी महावीर जी का हाथ पकड़कर मना कर देती है कुछ भी बोलने से। राजीव की मोम मिसेज पायल सिंह की उम्र 45 साल है और उनके पति मिस्टर महावीर सिंह की उम्र 50 साल है। उनका अलग बिजनेस है, उनकी कंपनी भी इंडिया की टॉप कंपनी में आती है। राजीव अपने फोन में जया की फोटो निकालकर अपने मॉम डैड को जया की फोटो दिखाते हुए कहता है, इसलिए इसका नाम जया है। महावीर जी उसे कहते हैं, कौन है ये? राजीव उनको कहता है, गर्लफ्रेंड है मेरी। पायल जी खुश हो जाती है उसकी बात सुनकर, पर खुशी से ज्यादा उनको हैरानी ज्यादा होती है। वो राजीव को पूछती है, सच में तेरी गर्लफ्रेंड है ये? राजीव हाँ में सर हिलाता है। पायल जी राजीव के हाथ से फोन के लेती है और जया की फोटो देखने लगती है। उनको जया बहुत सुंदर लाती है। पायल जी उसको कहती है, बहुत सुंदर है। राजीव उनको खुश होके कहता है, तभी तो आपकी बड़ी बहू बन रही है ये। पायल जी उसको कहती है, तो फोटो क्यों लाया है? जया को साथ ही ले आता, हम भी सामने से अपनी बड़ी बहू से मिल लेते। महावीर जी को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था उनके बेटे की कोई लड़की गर्लफ्रेंड हो सकती है, क्योंकि उन दोनों को पता था उनको बेटा क्या काम करता था, कैसे सभी लोग उससे डरते हैं। महावीर जी राजीव को घूर के देखते हुए कहते हैं, पहले तो कभी नहीं देखा इस लड़की को तेरे साथ। राजीव उनको कहता है, अब देख लेना, शादी के बाद ले आऊंगा आपसे मिलाने के लिए। महावीर जी राजीव को कहते हैं, -2 महीने में शादी करनी है तो क्या किसी से भी शादी कर लेगा क्या तू? राजीव उनको कहता है, प्यार करता हूं मैं इससे, इसी से शादी करूंगा। वैसे भी दादाजी की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी अगर मैंने अपने 28वें जन्मदिवस तक शादी नहीं की तो। महावीर जी उसे कहते हैं, तुझे पता है ना शादी के 1 साल बाद तुम्हारी पत्नी के भी साइन लगेंगे कोर्ट में, तभी तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रहेगी, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी दान में चली जाएगी। राजीव उनको एक नजर देखता है और उनको कहता है, पता है मुझे। पायल जी राजीव को कहती है,
तो क्या तू जया से पैसों के लिए शादी कर रहा है? राजीव उनको कहता है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं मॉम, जया से प्यार करता हूं मैं। पायल जी उसको कहती है, मुझे उससे मिलना है आज ही। राजीव उनको कहता है, कहा ना शादी के बाद मिला दूंगा। पायल जी उसको कहती है, तो क्या तू हमारे बिना शादी करेगा? अपने घर वालों के सामने शादी नहीं करेगा? हम कोई भी नहीं है तेरे? राजीव उनको कहता है, मॉम प्लीज आप ये इमोशनल होना बंद कर दो मेरे सामने, मुझे नहीं पसंद ये सब। कल मेरी शादी है जया से, उसके बाद मैं आपकी बड़ी बहू को आपका आशीर्वाद दिलाने के लिए ले आऊंगा। पायल जी उसको पूछती है, सच सच बता कौन है वो? उसकी मर्जी शादी के लिए है या नहीं? राजीव पायल जी को कहता है, आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आपने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। महावीर जी उसको गुस्से में कहते हैं, तो क्या तेरी मॉम ने तुझे ऐसे लोगों को मरना सिखाया है? किसी से जबरदस्ती शादी करना सिखाया है? राजीव उनको कहता है, आप सब चाहते थे ना मैं शादी कर लूं, अब कर रहा हूं। आप क्या चाहते हो शादी ना करूं मैं कभी? मैं इसी लड़की से शादी करूंगा और किसी से नहीं। राजीव अपनी मॉम के हाथ से फोन लेते हुए कहता है, ठीक है चलता हूं, अगली बार आपकी बड़ी बहू के साथ ही आऊंगा, बाय। राजीव चला जाता है। महावीर जी पायल जी से कहते हैं, पता नहीं क्या कमी रह गई थी हमारे संस्कार में जो ये ऐसा बन गया, पता नहीं किससे शादी कर रहा है, क्या करेगा उसके साथ? पायल जी महावीर ही को कहती है, आपको भी पता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने कहा है ना वो उससे प्यार करता है, तो वो उससे सच में प्यार करता है, उसके साथ कभी गलत नहीं करेगा वो। जया अपने घर में थी, अपने रूम में मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रही थी। उसके भाई का नाम अरुण है, उसकी उम्र 15 साल है, वो 10th क्लास में है, और जया की बहन वीरा 12 साल की है, वो 7th क्लास में है। ये दोनों जया के चाचा चाची के बच्चे हैं। जया इन दोनों को सगे भाई बहनों से भी ज्यादा प्यार करती है। जया के चाचा का नाम तेजस शुक्ला है, इनकी उम्र 38 साल है, और जया की चाची का नाम पारुल शुक्ला है, इनकी उम्र 36 साल है। जया के चाचा चाची उससे अपने खुद के बच्चों के जितना ही प्यार करते हैं। पारुल जी उन तीनों के रूम में आती है और जया को कहती है, जया क्या तू इन दोनों शैतानी में अपना दिमाग खराब कर रही है, खाना खा ले। जया उनको कहती है, चाची अरुण के इस बार 10th बोर्ड्स है, ये तो पढ़ता नहीं है, जबरदस्ती ही पढ़ाना पड़ेगा इसको, मैं खा लूंगी बाद में। अरुण पारुल जी को कहता है, मम्मी आपको तो बस दीदी ही दिखती है, हमें भी भूख लग रही है, हम दोनों को तो आप प्यार ही नहीं करते हो। वीरा अरुण की हाँ में हाँ मिलते हुए कहती है, हाँ हमें नहीं करती है, बस दीदी को करती है। पारुल जी उन दोनों को कहती है, हाँ तो करती हूँ प्यार में जया से ज्यादा, तुम दोनों की तरह नालायक नहीं है ये, पढ़ाई करो तुम दोनों, दीदी को खाना खाने दो। पारुल जी जया को हाथ पकड़कर उनके रूम से लेकर आ जाती है हाल में और जया की खाने की प्लेट देती है। वो दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। जया की अपनी चाची से बॉन्डिंग बेस्ट फ्रेंड वाली थी, वो उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। जया पारुल जी को कहती है, चाची चाचा कब तक आएंगे, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तभी जया के चाचा तेजस जी घर के अंदर आते हुए जया को कहते हैं, हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे मुझसे? जया उनको कहती है, चाचा मैं सोच रही थी आप वो FD तुड़वा लो जो पापा ने मेरे नाम से करवाई थी। तेजेश जी उसको कहते हैं, भैया ने वो पैसे तेरी शादी के लिए रखे थे, जब तेरा जन्म हुआ था तब, वो कैसे तुड़वा सकते हैं? जया उसको कहती है, कौन सी शादी, मुझे शादी नहीं करनी है, आप लोगों को बेघर करके क्या कभी खुश रह पाऊंगी मैं, निकाल लो उन पैसों को, हमारा घर बच जाएगा। तेजस जी उसको कहता है, उन पैसों को नहीं निकाल सकता मैं अपने स्वार्थ के लिए, पैसों का इंतजाम कर लूंगा, तू चिंता मत कर, हमारा घर हमारे पास ही रहेगा। जया उन दोनों से कहती है, ये सब मेरी वजह से ही रहा है, आप दोनों को मुझे यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, छोड़ देते मुझे किसी अनाथ आश्रम में, सब मेरी वजह से हो रहा है। पारुल जी उसको कहती है, फालतू बात मत सोच, तेरे चाचा कर लेंगे पैसों का इंतजाम, बस बात खत्म। जया कुछ भी नहीं कहती और खाना खाने लगती है। अगले दिन जया अपने ऑफिस से आ रही थी अपनी स्कूटी पर, उसने रेड कलर का कुर्ता और डेनिम जीन्स पहन रखी थी, गले में उसने अपना स्कार्फ डाल रखा था। जया फास्ट स्कूटी चला रही थी, तभी उसकी स्कूटी के सामने बहुत सारी काली कार आ जाती है। वो हड़बड़ाहट में अपनी स्कूटी रोकती है। उन कार में से बहुत सारे काले कपड़े पहने लोग आते हैं और जया को उठाकर ले जाते हैं। जया को राजीव के घर राजविला में लेकर आया जाता है। राजीव का घर सजा हुआ था, मंडप था, पंडित जी बैठे हुए थे। जया राजीव को गुस्से में कहती है, क्यों लेकर आयो हो मुझसे यहाँ? राजीव जया की कहता है, शादी है मेरी आज। जया उसे कहती है, तो मुझे क्यों लेकर आयो हो? मैं कोई तुम्हारी दोस्त हूँ जो तुम्हारी शादी में नाचूंगी? राजीव उसे कहता है, दोस्त नहीं हो, दुल्हन तो हो ना, दुल्हन को तो लेकर आऊंगा ही ना। जया उसे हैरानी से कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझसे क्यों करना चाहते हो शादी? राजीव उसे कहता है, बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में सुन लो, मुझे तुमसे 2 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है, मेरे 28 बर्थडे से पहले।
जया उसे कहती है तो करो जिससे करनी है, मुझे जाने दो, मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी। राजीव जया को कहता है प्यार करता हूं तुमसे तो शादी भी तुमसे ही करूंगा ना। जया राजीव को गुस्से में कहती है जिससे करनी है करो, जिसकी जिंदगी बर्बाद करनी है करो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। राजीव उसके सामने बंदूक करते हुए कहता है मंडप में बैठो। जया बंदूक को देखकर कहती है तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। जया बाहर जाने लगती है। राजीव अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है, वो जया को खींचकर मंडप में बैठा देते हैं। राजीव भी उसके पास बैठ जाता है। पंडित को भी बंदूक की नोक पर लेकर आए थे, वो भी डरे हुए बैठे थे। जया उठने की कोशिश करती है तो उनके सामने बहुत सारे बंदूक लिए हुए बॉडीगार्ड आ जाते हैं। राजीव पंडित को शादी स्टॉप करने का इशारा करते हुए जया को कहता है यहां से तो तुम्हारी लाश ही जाएगी अगर मुझसे शादी नहीं होगी तो। जया मंडप से उठते हुए कहती है भेज दो मेरी लाश, तुमसे शादी नहीं करूंगी मैं। जया मंडप से बाहर जाने ही वाली थी तभी वो देखती है राजीव के कुछ बॉडीगार्ड जया के चाचा चाची को लेकर आता है। बॉडीगार्ड ने उनके ऊपर बंदूक कर रखी थी। राजीव जया को कहता है अपने चाचा चाची की जान प्यारी है तो वापस बैठ जाओ मंडप में, नहीं कल अपने हाथ से अपने चाचा चाची भाई बहन की मौत की खबर लिखनी पड़ेगी तुम्हें अपने न्यूज़पेपर में। जया अपने चाचा चाची की तरफ देखती है, फिर वो राजीव की तरफ देखती है। राजीव उसको मुस्कुराकर मंडप में बैठने के लिए इशारा करता है। जया न चाहते हुए भी मंडप में बैठ जाती है। पंडित जी शादी शुरू करवाते हैं। पंडित जी कन्या दान करने के लिए कहते हैं। राजीव शेरा को इशारा करता है। शेरा जया के चाचा चाची को लेकर आता है। वो दोनों बिना कुछ कहे जया का कन्या दान कर देते हैं। जया उनको उम्मीद से देख रही थी, पर वो दोनों मजबूर थे क्योंकि राजीव ने उनके दोनों बच्चों को भी किडनैप कर लिया था। कन्या दान के बाद जया के चाचा चाची को राजीव के बॉडीगार्ड एक कमरे में बंद कर देते हैं। जया राजीव को कहती है छोड़ दो मेरे चाचा चाची को, क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी। पंडित जी राजीव को जया को मंगलसूत्र पहनने के लिए कहते हैं। राजीव जया को मंगलसूत्र पहनाते हुए कहता है शादी के बाद बता दूंगा, मुझे बस शादी करनी है। जया उसे कहती किसी और से कर लो। राजीव उसे कहता है प्यार करता हूं ना तुमसे, 2 महीने में कहा दूसरी लड़की ढूंढूंगा तो तुमसे ही कर रहा हूं शादी। जया राजीव को कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। राजीव उसे कहता है किसी और से प्यार करती हो तो उसे भूल जाओ, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। पंडित राजीव उन दोनों को फेरे लेने के की कहता है। राजीव उठ जाता है पर जया नहीं उठती। राजीव शेरा को कहता है जया के भाई बहन को मार दो। शेरा किसी को फोन करता है। जया जल्दी से मंडप से उठ जाती है और राजीव को कहती है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, कर रही मैं तुमसे शादी। राजीव शेरा को कहता है अभी के लिए कैंसल। शेरा अपना फोन वापस रख लेता है। जया और राजीव 7 फेरे लेते हैं और वापस बैठ जाते हैं मंडप में। जया एक लास्ट कोशिश करती है राजीव को मानने के लिए। वो उसे कहती है जाने दो मुझे, मैं तुम्हारे कोई काम की नहीं हूं, मैं पहले। जया आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही राजीव उसके मुंह पर टैप लगा देता है, फिर उसके दोनों हाथ को भी बंधवा देता है अपने आदमियों से। राजीव उसको कहता है बहुत बोलती हो तुम, शादी के बाद बात करेंगे जी भरकर। सिंदूर दान के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। राजीव जया के हाथ खुलवाता है और उनका मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करवाता है और उन पेपर को कोर्ट भेज देता है। राजीव जया के मुंह से टैप हटाता है। टैप हटते ही जया राजीव से कहती है चाचा चाची। राजीव जया को उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है आखिरी बार मिल लो उनसे। जया अपने चाचा चाची के पास जाती है। उस कमरे में उन दोनों को सही सलामत देखते ही जया चैन की सांस लेती है। जया पारुल जी को हक कर लेती है। वो उनसे पूछती है आप दोनों ठीक हो। पारुल जी उससे अलग होके हाँ में सर हिलाती है। जया तेजस जी को कहती है चाचा अपना फोन दीजिए, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पारुल जी जया के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर उसे कहती है पर जया तेरी शादी तो हो गई है, अब क्या करेंगे हम, वो इंसान तेरा पति है अब। जया पारुल जी को कहती है चाची जबरदस्ती की है उसने मेरे साथ शादी, मैं नहीं मानती इस शादी को, उस डेविल को तो कभी अपना पति नहीं मानूंगी मैं। तेजस जी जया को समझते हुए कहते हैं जया ये इंसान बहुत खतरनाक है, पुलिस भी इससे कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू ही तो बता रही थी इसके बारे में हमें, दोनों बच्चों को भी पकड़ रखा है इसने। जया उनको कहती है मुझे अपनी जिंदगी इसके साथ नहीं बितानी है, उन दोनों को बचा लूंगी मैं, अपनी जया पर भरोसा रखो आप। पारुल जी जया को दुखी होकर कहती है मैंने तुम्हें हमेशा माँ का प्यार दिया है, तू क्या चाहती है ये गुंडा मेरे बच्चों को मार दे। जया पारुल जी को कहती है पर चाची आपको तो पता ही है सब कुछ, मैं नहीं रह सकती इसके साथ। पारुल जी जया के गाल पर हाथ रखकर उसे कहती है शायद भगवान ने तेरे लिए ही इसे भेजा है, क्या पता ये तेरी मदद कर दे। जया उनका हाथ अपने गाल से हटाकर गुस्से में कहती है मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, वो बहुत बुरा है, ये भी मुझे उनसे नहीं बचा सकता। पारुल जी जया को समझते हुए कहती है
ये इतना अमीर है जया, तुझसे शादी की है इसने, करेगी तेरी मदद ये। जया उनको कहती है, इस डेविल से तो कभी मदद नहीं लूंगी मैं। राजीव उस कमरे में आता है। राजीव जया से कहता है, बात कर ली अपने चाचा चाची से, अब इनकी विदाई कर दो। राजीव अपने बॉडीगार्ड को बोलता है जया के चाचा चाची को उनके घर वापस छोड़कर आ जाए। जया राजीव को कहती है, मेरे भाई बहन कहाँ है? राजीव उसको कहता है, पहुंच जाएंगे घर। बॉडीगार्ड जया के चाचा चाची को लेकर चले जाते हैं। राजीव जया को कहता है, ऊपर हमारा रूम है, आराम कर लो तुम, सेकंड नंबर का रूम है, मैं आता हूँ। जया राजीव को गुस्से में देखती है, उसके पास कोई चारा नहीं था, उसकी बात मानने के अलावा वो राजीव के रूम में चली जाती है। जया रूम में आ जाती है, उसे राजीव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। राजीव भी रूम में आता है। राजीव जया को कहता है, अब बोलो जो बोलना है, बोलो जान, अब तुम मेरी बीवी हो तो मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा भी और मानूंगा भी, जो तुम बोलोगे वो ही करूंगा। जया राजीव को गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे शादी करने की? राजीव उसे कहता है, तुम मुझे पसंद हो। जया उसको कहती है, पसंद वो भी तुम जैसे डेविल को कोई है, झूठ मत बोलो मुझे। राजीव जया को कहता है, तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा मैं, ना ही मैं कभी झूठ बोलता हूँ। अपने दादाजी की प्रॉपर्टी को अपने पास रखने के लिए मैंने ये शादी की है। उनकी वसीयत में साफ साफ लिखा है, बिना बीवी के मुझे उनके पैसे नहीं मिलेंगे। जया राजीव को कहती है, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। राजीव उसे कहता है, 1 साल तक नहीं जा सकती तुम, 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ कोर्ट में चलकर साइन करके आने हैं, वसीयत के पेपर पर, नहीं तो तुम्हारे बिना मेरी सारी प्रॉपर्टी दान में चली जाएगी, अगर तुमने साइन नहीं किया तो। जया राजीव को गुस्से में कहती है, तुम पागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो, प्रॉपर्टी और दान? राजीव उसे शांति से कहता है, तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता मैं, अपने प्यार से कोई राज नहीं रखना चाहता कभी भी। जया उसे गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें कितना रोका था, एक बात नहीं सुनी तुमने मेरी, ऊपर से मेरे मुंह पर टैप और लगा दी, पहले मेरी बात तो पूरी सुन लेते, इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें शादी की? राजीव उसे करता है, प्यार और जंग में सब चलता है जान। जया कुछ सोचती है, फिर जया हंसने लगती है। राजीव उसके ऐसे हंसने से उसको पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो तुम? जया राजीव को हंसते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ, शादी की है ना मुझसे, तुम्हें तो सड़क पर लेकर आऊंगी मैं। राजीव उसको कहता है, ओह रियली, मुझे सड़क पर लाओगी तुम? मेरे सामने लाइन लग रही है लड़कियों की, फिर भी मैंने तुमसे शादी की है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता? तुम्हारी सारी कमजोर कड़ियां मेरे हाथ में है, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, पर तुम्हारे घर वालों को तो मार ही सकता हूं ना मैं। जया उसको देखती है, उसका हंसना बंद हो गया था। वो मुस्कुराकर उसको कहती है, तुम चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं करूंगी, कंगाल तो तुम अपने आप हो जाओगे। राजीव अपने हाथ फोल्ड करके उसको पूछता है, और कैसा होगा ये? जया उसे कहती है, शादी मुबारक हो। कोई ढंग की ड्रेस नहीं दिलवा सकते थे अपनी पत्नी को, ये कैसी ड्रेस में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी है, कुर्ते और जीन्स ने शादी करनी पड़ी है मुझे, गलत बात है, तुम सच में डेविल हो। राजीव उसकी बातों को सुनकर उसको कहता है, पागल हो गई हो क्या तुम मुझसे शादी करके? जया उसको कहती है, हाँ पागल हो गई हूं मैं। तुम्हें पता है, मेरे मम्मी पापा तो चाहते मैं किसी अमीर लड़के से शादी कर लूं, मैं ही नहीं कर रही थी। उनकी आखिरी सपना भी पूरा हो गई आज। चलो तुम भी तो प्यार करते हो मुझसे, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। जया राजीव को हक कर लेती है। वो उसको कहती है, लाइफ बहुत बोरिंग चल रही थी, अब मजा आएगा, शादी तो करनी ही थी, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ हो गई, थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए, अमीरी की जिंदगी जीऊंगी अब मैं, कितना हैंडसम पति मिला है मुझे, नजर न लगे तुम्हें किसी की। राजीव अपने आप से कहता है, किस पागल लड़की से प्यार कर बैठा मैं। राजीव जया को खुद से दूर करते हुए कहता है, मुझे छूने की जरूरत नहीं है। जया राजीव को कहती है, सुहागरात है ना आज हमारी, चलो प्यार भरा बातें करते हैं। राजीव उसको कहता है, तुम सच में पागल हो गए हो। राजीव रूम से बाहर चला जाता है। जया हंसते हुए जाके बिस्तर पर सो जाती है। जया हंसना बंद कर देती है। वो अपने मन में सोचती है, 6 महीने से तुम्हारे बारे में पता लगा रही थी मैं, इतना तो मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई भी तुम्हें छूता है। अब रुको और देखो, जबरदस्त शादी की है ना मेरे साथ, इतना तन कर दूंगी मैं तुम्हें कि तुम्हें खुद पर गुस्सा आएगा मुझसे शादी करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मुझसे शादी करके तुम अपनी संपत्ति बचा लोगे? तुम्हारे उन पेपर्स पर तो कभी साइन नहीं कर करूंगी मैं। जया राजीव के रूम को देखने लगती है। राजीव का रूम काफी क्लीन और बड़ा था। रूम के बीच में बड़ा सा बेड था जिसके ऊपर जया सो रही थी। रूम की दीवार का कलर ग्रे एंड व्हाइट कलर से रंगी हुई थी। रूम काफी ज्यादा सुंदर और आंखों को ठंडक देने वाला था। जया रूम को देखकर खुद से कहती है, अच्छा घर है इसका, इस डेविल की गुफा में राज करूंगी अब मैं, आराम से कटेगी जिंदगी यहाँ। फालतू में ही डर रही थी मैं इससे शादी करके, डरेगा तो अब ये मुझसे, इसको भी पता चलेगा जया शुक्ला कौन है, बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला।
जया आराम से राजीव के बड़े से बेड पर सो जाती है, उसे सुकून की नींद आ रही थी। अगले दिन सुबह जया उठती है, तभी राजीव उसके कमरे में आता है। जया उठते ही राजीव के हक कर लेती है। वो उसको कहती है, गुड मॉर्निंग राजीव। राजीव जया से दूर हो जाता है। जया उसको कहती है, क्या हुआ, अपनी पत्नी को गुड मॉर्निंग बोलो। राजीव उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। जया उससे खुश होकर पूछती है, अच्छा बताओ, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट आ गया ना। राजीव उसे कहता है, आ गया, थोड़ी देर पहले ही आया था। जया उसको कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं कानून की नजरों में भी तुम्हारी पत्नी हूं ना। अपना क्रेडिट कार्ड दो मुझे। राजीव उसको इतना खुश देखकर कहता है, एक बात बताओ, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है क्या। जया उसको कहती है, नहीं, पर मैं तुमसे शादी करके बहुत ज्यादा खुश हूं। राजीव उसको घूर कर देखते हुए कहता है, तुम सच में खुश हो या नाटक कर रही हो। जया राजीव के गले में अपना दोनों हाथ डालकर उसको कहती है, राजीव मैं बहुत खुश हूं, और कैसे अपनी खुशी जाहिर करूं। शादी तो हुई है हमारी, हर लड़की को शादी का महत्व पता होता है। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ, मेरी मांग में सिंदूर डाला है तुमने, अब तुम ही मेरे सब कुछ हो, मेरे पति परमेश्वर हो तुम। राजीव उसके हाथ को अपने गले से निकलकर कहता है, दूर रहकर बात करो मुझसे। जया उसको पूछती है, क्या ये जरूरी है कि 1 साल बाद मुझे साइन करना ही हो। मैं भाग गई तो तब तुम क्या करोगे। राजीव उसे कहता है, मेरी कैद से तुम कहीं नहीं भाग पाओगी। जया उससे पूछती है, किसी दिन मुझसे तंग आकर तुमने मुझे गुस्से में मार दिया तो। राजीव उसे कहता है, तुम्हें मरने से पहले मैं मर जाऊंगा। जया उससे पूछती है, मैंने खुद को मार लिया तो। राजीव उसे कहता है, मेरी मर्जी के बिना नहीं मर पाओगी तुम, क्योंकि अब मेरी हो तुम। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुम मुझसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। मरना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे लिए कपड़े मंगा लिए थे मैंने पहले ही, क्लोजेट में है, पहन लेना। 30 मिनट में तैयार होके नीचे आ जाओ, ठीक है। जया उसे खुश होके ठीक है कहती है। राजीव नीचे हाल में चला जाता है। जया आराम से नहाकर 50 मिनट के बाद तैयार होके नीचे जाती है। उसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, स्लीवलेस ब्लाउज, बालों को उसने खुला छोड़ दिया था, होती पर हल्की सी लिपस्टिक, कानों में झुमके, मांग में सिंदूर, गले में राजीव के नाम मंगलसूत्र पहन रखा था उसने। वो नई नवेली दुल्हन ही लग रही थी। राजीव तो उसको देखता ही रह जाता है। राजीव हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठा था। जया उसकी पास की चेयर पर बैठ जाती है। जया उसको मुस्कुराते हुए पूछती है, लेट तो नहीं हुई ना मुझे। राजीव एप्पल की स्लाइस खाते हुए उसे कहता है, नहीं हुई। जया राजीव को कहती है, मेरे चाचा को बोलो मुझे लेने आ जाओ यहाँ से, पगफेरे की रस्म करनी है, रात को तुम मुझे लेने आ जाना। राजीव उसे कहता है, कहीं नहीं जा रही हो तुम। जया उसकी प्लेट से एप्पल की स्लाइस उठाकर कहती है, ठीक है नहीं जाऊंगी, मैंने सोचा था मेरी चाची मेरी बिना उदास हो रही होगी, उनको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, अब तुम्हें ही खिला दूंगी। जया एप्पल की स्लाइस को राजीव के मुंह के पास लेकर जाती है और उसको कहती है, राजीव प्यार करते हो ना तुम मुझसे, मेरे हाथ से खाना तो खा ही सकते हो तुम। राजीव जया को प्यार से कहता है, ये तुम खा लो जान, मैं खुद खा सकता हूँ, मेरे हाथ है। जया उसको जिद करते हुए कहती है, नहीं खाना पड़ेगा, मेरा बहुत मन है किसी को अपने हाथ से कुछ खिलाने का। मेरे घर तो तुम मुझे भेज नहीं रहे हो, फिर तुम्हारे अलावा कौन है मेरा, तुम ही तो हो मेरे पति परमेश्वर। राजीव एक गहरी सांस लेता है और जया को कहता है, बुला लेना तुम्हारे चाचा को, अपनी चाची को ही खिलाना जो खिलाना है, अपने हाथ से। जया उस एप्पल की स्लाइस को खाते हुए कहती है, मेरा फोन नहीं है मेरे पास। राजीव शेरा को फोन करता है। 5 मिनट बाद शेरा एक नया फोन लेकर आता है। राजीव जया को कहता है, ये ले लो। जया शेरा के हाथ से फोन ले लेती है और उसको देखकर कहती है, थैंक यू, ये तो बहुत महंगा है। जया अपने चाचा को फोन करती है, हेलो चाचा, आप ठीक हो ना। जी मैं भी ठीक हूँ, आप मुझे यहाँ लेने आ जाओ, आपके जवई के घर से पगफेरे की रस्म करनी है, बाकी बात मैं आपसे घर आकर करूंगी, बाय। अपने चाचा से बात कर जया राजीव को कहती है, एक बात बताओ, रात को हमारे कमरे में क्यों नहीं आए थे तुम। मुझे अकेली को सोना पड़ा था, अकेले सोने में डर भी लगता है और आदत भी नहीं है मुझे, हमेशा अपने भाई बहन के साथ ही सोती थी मैं। राजीव उसे कहता है, काम था मुझे। जया उसे कहती है, कितना काम करोगे, मुझसे क्या जरूरी काम आ गया तुम्हारे लिए, अब शादी हो गई है तुम्हारी, रात को कोई काम नहीं करना। जया अपने लिए एप्पल लेती है और उसको चाकू से काटने लगती है, तभी उसकी उंगली कट जाती है। जया के मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है, जया की उंगली से खून बहने लगता है। राजीव उसको डांटते हुए कहता है, खुद क्यों काट रही हो एप्पल को, किसने कहा है तुम्हें काम करने की। राजीव जया की उंगली को पकड़ लेता है ताकि उसका खून ना बहे, फिर वो सर्वेंट से फर्स्ट एड किट मंगवाता है, फिर उसकी उंगली को साफ करता है अच्छे से। राजीव उसकी उंगली पर बैंडेज लगाते हुए उसको कहता है, काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुमसे काम करवाने के लिए शादी नहीं की है मैंने, मालकिन हो इस घर की तुम, सर्वेंट है इन सब के लिए,
एक आवाज लगाओ तुम, बस सारे काम हो जाएंगे तुम्हारे। जया को समझ में नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को किसी को टच करना पसंद है उसने उसे कैसे टच कैसे कर लिया। जया अपना हाथ राजीव के हाथ के ऊपर रखती है और उसे कहती है थैंक यू बैंडेज लगाने के लिए। राजीव अपना हाथ पीछे कर लेता है। वो उसे कहता है इतना तो मैं कर ही सकता हूं, मैं बीवी हो तुम मेरी। जया अपने मन में सोचती है नॉर्मल है अभी भी, मैं तो डर ही गई थी। राजीव जया को कहता है अब नाश्ता कर लो, अब कोई काम नहीं करना। जया उसे कहती है नहीं करूंगी, कोई काम नहीं करूंगी। जया राजीव की प्लेट से एप्पल की स्लाइस उठाकर खाने लगती है। राजीव उसको एक कार्ड देता हुए कहता है क्रेडिट कार्ड मांगा था ना तुमने, मेरा ये लो। जया उस गोल्डन कार्ड को देखते हुए उसको पूछती है कितनी लिमिट्स है इसकी। राजीव उसे कहता है मेरे प्यार जितनी। जया उसे पूछती है और तुम्हारे प्यार की कितनी है। राजीव उसे कहता है कोई लिमिट्स नहीं है, मुझे कंगाल कर सकती हो तो कर देना। जया उसे कहती है बीवी हूं तुम्हारी, क्या पता एक दिन में ही कर दूं। एप्पल खाते खाते जया राजीव से पूछती है एक बात बताओ, वो जो अभी तुम्हारा हैंडसम सा बॉडीगार्ड आया था मुझे फोन देने के लिए, उसका नाम क्या था। राजीव उसे कहता है शेरा नाम है उसका। जया उसे कहती है उसको बुलाना यहां, मुझे बात करनी है उससे। राजीव उससे पूछता है क्या बात करनी है। जया उसको कहती है बुलाओ, पुराना हिसाब क्लियर करना है मुझे उससे। राजीव शेरा को अंदर आने को कहता है। राजीव उसे कहता है तुम्हारी मैम को तुमसे बात करनी है। शेरा जया को ग्रीट करके जी मैम कहता है। जया शेरा को घूर के देखते हुए कहती है वो तुम ही थे ना जिसने उस दिन मुझे ढूंढा था और राजीव के सामने लेकर आए थे। शेरा हाँ में सर हिलाता है। जया उसे कहती है बहुत गलत बात है, कोई इंसान अपना काम कर रहा है, ऐसे उसको रोकना नहीं चाहिए। ये तुम्हारा डेविल बॉस मुझे उस दिन मार देता तो वो तो इसको मुझसे प्यार हो गया, इसने मुझे बख्श दिया, नहीं मेरे घर वालों को कौन खबर देता फिर मेरे मरने की। सॉरी बोलो मुझे उस दिन के लिए। शेरा उसे सॉरी मैम कहता है। जया उसे कहती है मेरा दिल बहुत बड़ा हो, जाओ तुम्हें माफ किया मैंने, तुम भी तो अपना काम ही कर रहे थे, दोबारा ऐसा नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे इस डेविल बॉस को कहकर तुम्हें मरवा दूंगी मैं। शेरा राजीव की तरफ देखता है, वो उसे जाने का इशारा करता है। शेरा चला जाता है। खाना खाने के बाद राजीव जया को कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर में तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए शेरा और बाकी गार्ड्स है, तुम्हारे फोन में मेरा नंबर सेव है, अपने मायके जाकर भागने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। मेरे बारे में तो जानती ही होगी तुम, नहीं जानती तो अपने अखबार में देख लेना। जया उसे कहती है मैं क्यों खुद छोड़ के जाऊंगी तुम्हें, इतने अमीर हैंडसम प्यारे पति को कौन छोड़कर जाएंगे। राजीव उसे बाय कहकर ऑफिस चला जाता है। खाना खाकर जया घर में बाहर आ जाती है और गार्डन में घूमने लगती है। घर में बहुत सारे गार्ड्स थे जिन्होंने सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे, सभी के चेहरे पर सीरियसनेस थी। जया शेरा के पास जाती है, वो कॉफी पी रहा था। जया उससे पूछती है शेरा एक बात बताओ, ये तुम सब रोज काले कपड़े ही पहनते हो क्या। शेरा जी मैम कहता है। जया उससे पूछती है तुम्हारी उम्र क्या है। शेरा उसे कहता है मैम मेरी उम्र 26 साल है। जया उसे कहती है तुम मुझसे बड़े हो तो मुझे जया कहा करो, ये मैम अजीब लगता है। शेरा उसे कहता है बॉस के ऑर्डर है, आपको मैम ही कहना है। जया उसे कहती है तुम्हारा बॉस तो बेवकूफ है, उसकी बात तो मैं भी नहीं मानती, वो तो ऑफिस चला जाएगा, मैं यहाँ रहूंगी, मेरी सिक्योरिटी के लिए तो तुम ही यहाँ रहोगे सारा दिन, तो तुमसे ही मुझे बातें करनी पड़ेगी, तो पूरे दिन ऐसे मैम मैम करते रहोगे तो बात करने में मजा नहीं आएगा। इतने हैंडसम प्लस हॉट से बॉडीगार्ड से मुझे मैम तो नहीं सुनना। एक बात बताओ कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। जया की बातें सुनकर शेरा के मुंह से कॉफी निकल जाती है, उसको खांसी आने लगती है। जया उसको पूछती है शेरा क्या हुआ, तुम ठीक हो। शेरा जी मैम कहता है। जया उसे कहती है फिर से मैम, मैंने कहा ना मुझे जया कहा करो, इतनी सुंदर लड़की तुम्हें ऑर्डर दे रही है, ये नहीं बात मान लो उसकी। शेरा कुछ भी नहीं कहता। जया उसे कहती है देखो पहले की बात अलग थी, पहले हमारे अलग रिश्ते थे, पहले तुम्हारी वजह से मेरी जान जा रही थी, अब तुम मेरी जान बचाओगे। राजीव ने मुझे कहा है तुम यहाँ मेरी सिक्योरिटी के लिए हो, मेरी रक्षा करोगे तुम। अब रक्षा तो बड़ा भाई ही करता है ना छोटी बहन की, छोटा भाई है मेरे, बड़ा भाई नहीं है। मैंने तो सोचा था तुम्हें भाई बना लेती हूँ, मेरा भी इतना हैंडसम सा लड़का बड़ा भाई बन जाएगा। कोई नहीं तुम कहो मुझे मैम, मैं तो तुम्हें भाई कह सकती हूँ ना। शेरा जया की बातों को सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है। वो एक अनाथ था, आज पहली बार उसको किसी लड़की ने भाई कहा था। वो जया को जी मैम कहता है। जया उसको कहती है तो भाई अब बहन बना ही लिए हो तो बहन की रक्षा भी करनी है अपने उस डेविल बॉस से। तुम्हारा वो डेविल बॉस तुम्हें मुझे मारने के लिए कहे ना कभी, तो अपनी इस छोटी सी प्यारी बहन को नहीं मरना, ठीक है ना। शेरा उसे कुछ भी नहीं कहता। जया उसको कहती है उस डेविल ने तुम्हें बात करने से मुस्कुराने से मना किया है क्या। शेरा न में सर हिलाता है। जया उसको कहती है तो स्माइल किया करो, बोला करो,
बात करते हुए, स्माइल करते हुए अच्छे लगोगे तुम। ऐसे चुप चुप रहोगे तो कोई लड़की तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। ऐसे मेरी भाभी कैसे आएगी। जया घर के अंदर चली जाती है। जया की बात सुनकर शेरा के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने चेहरे पर सीरियसनेस के आता है। जया के चाचा उसके घर आ जाते हैं। जया उनके साथ चली जाती है। जया का घर ट्यूलिप। जया अपनी चाची से पूछती है, चाची उस डेविल ने आपको परेशान तो नहीं किया था ना फिर? पारुल जी उसको कहती है, नहीं किया, घर पर छोड़कर चले गए। उसके आदमी हमें दोनों बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। पर जया तो ठीक है ना? जया उनको खुश होके कहती है, मैं तो ठीक हूँ चाची, आप अपने जवई की टेंशन लो। बुरे दिन तो उसके शुरू होंगे। मुझसे शादी की है उसने, वो इसे अब थोड़ी ना छोड़ेगा। पारुल जी जया को माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी जया, हम तुम्हें वापस लेकर नहीं आए उस घर से। ऐसे खतरनाक इंसान के साथ छोड़कर आ गए तुझे हमेशा के लिए। जया उनके हाथ पर हाथ रखकर उनको कहती है, सॉरी की क्या बात है चाची, मजा आ रहा है मुझे तो वहां। आप अपनी जया को जानती नहीं है क्या? और रही बात उस डेविल की, तो मेरे प्यार में पागल हो गया है वो, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो। पारुल जी उसको कहती है, तूने बात की क्या उससे तेरी मदद करने के लिए? जया उनकी बातों को अनसुना करके उनको कहती है, आप एक काम करो, शाम को मेहंदी लगाने वाली को बुला लेना। मेहंदी लगवानी है मुझे। उस डेविल ने तो मुझसे ऐसे ही शादी कर ली, अब मुझे तो सब रस्में करनी पड़ेगी ना। अच्छी बीवी होने का फर्ज निभाना पड़ेगा ही ना। जया पूरे दिन अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करती है। शाम के मेहंदी लगाने वाली दीदी आती है और वो जया के हाथों में मेहंदी लगाकर चली जाती है। रात को राजीव जया के लिए कार भेज देता है शेरा के साथ। शेरा जया के घर के अंदर जाता है। जया अपने सभी घर वालों के साथ बैठकर बातें कर रही थी हॉल में सोफे पर बैठकर। जया शेरा को देखकर उसको कहती है, भाई डेविल कहाँ है? बाहर है क्या वो? अंदर नहीं आएगा क्या वो? शेरा उसे कहता है, मैम सर ने मुझे कहा है आपको लाने के लिए। जया उसे कहती है, वो क्यों नहीं आया मुझे लेने के लिए? शेरा उसे कर कहता है, सर ने मुझे बस ऑर्डर दिया है आपको लाने के लिए, आप चलिए मेरे साथ। जया सोफे से उठते हुए कहती है, पता नहीं कितना काम होता है उसके ऑफिस में, मुझसे शादी ही क्यों की थी उसने, जब मेरी कोई बात ही नहीं माननी उसे, डेविल कहीं का। जया अपने चाचा चाची का आशीर्वाद लेती है। पारुल जी उसको कहती है, जया खाना तो खा के जा। जया उनको कहती है, मुझे नहीं खाना, उस डेविल ने मेरा पूरा मूड खराब दिया। जया शेरा के साथ राजीव के घर राजविला आ जाती है। वो जाते ही अपने कमरे में चली जाती है। शेरा राजीव को मैसेज कर देता है वो जया को लेकर आ गया है। 10 बजे राजीव घर आता है और कमरे में जाता है। जया उसका इंतजार कर रही थी। जया राजीव को देखकर नाराज होते हुए उससे पूछती है, मुझे लेने क्यों नहीं आए तुम? राजीव उसको कहता है, काम था मुझे, शेरा को भेज दिया था ना, वो लेकर आ गया ना तुम्हें। जया उसको कहती है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही थी अपने हाथों में मेहंदी लगा कर कि मेरा पति मुझे लेने आएगा, उसके साथ खाना खाकर अपने ससुराल आऊंगी, लेकिन मेरे पति को तो बस काम दिखता है बस। मुझे नहीं कहना तुमसे बात, जाओ तुम। जया अपना मुंह फूला कर बैठ जाती है। राजीव उससे पूछता है, खाना नहीं खाया तुमने अभी तक? जया नामे सर हिलाकर कहती है, नहीं खाया। राजीव उसे कहता है, अब खा लो। जया उसे कहती है, मुझे नहीं खाना। राजीव सर्वेंट से अपने कमरे में खाना मंगवाता है जया के लिए। जया खाने की प्लेट को देखकर कहती है, मुझे नहीं खाना, मुझसे नहीं खाया जाएगा। राजीव उसको कहता है, क्यों नहीं खाया जाएगा? जया उसको अपने हाथ देखाकर कहती है, बताया तो था, मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है, कैसे खाऊं मैं खाना? एक काम करो तुम अपने हाथों से खिला दो। राजीव उसे कहता है, हाथ धो लो अपने। जया उसको कहती है, इसे कैसे धो लूं? फिर इसका रंग कैसे आएगा? रंग देखकर ही तो पता चलेगा तुम मेरा प्यार करते भी हो या नहीं। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी अभी अभी शादी हुई है। तुम्हें नहीं खिलाना तो रहना दो, ऐसे ही सो जाऊंगी मैं। वैसे सुबह भी बस मैंने एप्पल ही खाया था, पूरे दिन तुम्हारे इंतजार में भूखी थी मैं। जया दुखी सा फेस बनाकर बैठ जाती है। राजीव अपनी जिद्दी बीवी की तरफ एक नजर देखता है, फिर नामे सर हिलाकर उसको कहता है, ठीक है खिलाता हूं। राजीव जया को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। जया जल्दी खा रही थी। राजीव उसको कहता है, आराम से खाना खाओ, कोई जल्दी नहीं है। खाना खाते खाते जया राजीव की उंगली काट लेती है अपने दांत से। वो उसे जोर से कटती है। राजीव उसे चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम? जया उसको मासूम सी शकल के साथ कहती है, गलती से हो गया, आई एम सॉरी राजीव, भूख लग रही थी तो। राजीव उसको कहता है, मेरा हाथ तुमने खाना दिख रहा है क्या? जया उसको कहती है, सॉरी, अगली बार नहीं काटोगी। राजीव उसको कहता है, तो क्या तुम हमेशा मेरे हाथ से ही खाना खाओगी? जया उसको खुश होके कहती है, ठीक है, तुम बोल रहे हो तो खा लूंगी। अच्छा आइडिया है, तुम्हारे हाथ से खाना टेस्टी भी लग रहा है। राजीव अपने आप को कहता है, पता नहीं किस पागल लड़की से प्यार कर लिया मैंने।
खाना खाने के बाद जया लेट जाते हैं और राजीव बाहर जाने लगते हैं। जया राजीव को पीछे से आवाज, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा था ना, अकेले सोने में डर लगता है मुझे, आदत नहीं है मुझे अकेले सोने की। राजीव उसे कहता है, काम है मुझे, तुम सो जाओ। जया बेड पर बैठकर कहती है, मुझे भी तुमसे काम है, यहाँ आओ। राजीव उससे पूछता है, क्या काम है? जया उसे कहती है, पहले तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो फिर बताऊंगी। राजीव उसके पास बैठ जाता है और उससे पूछता है, अब बताओ। जया उसे कहती है, मेरे हाथ में अपना नाम ढूंढो, दोनों हाथों पर लिखाया है मैंने तुम्हारा नाम। राजीव बेड से उठते हुए कहता है, ये काम कराना था क्या तुम्हें मुझसे? जा रहा हूं मैं। जया उसे कहती है, तो तुम्हें क्या लगा क्या काम करवाऊंगी मैं तुमसे? नाम ढूंढ कर चले जाना, इतना ही प्यार करते हो तुम मुझसे? राजीव वापस बैठते हुए कहता है, ठीक है आगे करो अपना हाथ। जया अपना हाथ आगे करती है, राजीव उसके एक हाथ की मेहंदी में देखने लगता है। जया उससे पूछती है, डेविल एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार कब हो गया? मैं तो हमेशा ही तुम्हारे खिलाफ ही लिखती आ रही थी। राजीव उसकी मेहंदी में देखते हुए कहता है, 5 महीने पहले देखा था तुम्हें एक बार, तभी हो गया था तुमसे प्यार। मैं नहीं चाहता था तुम मेरी कामजोरी बनो, इसीलिए तुम्हारे बारे में जानना नहीं चाहता था कभी भी। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचे, तब मेरी शादी करने का कोई इरादा भी नहीं था। जया उसको पूछती है, तो फिर मुझसे ऐसे जबरदस्ती शादी क्यों की तुमने? अपना डेविल पना क्यों दिखाया मुझे? राजीव उसे कहता है, ये दादाजी वाली वसीयत बीच में आए तो शादी करनी पड़ी तुमसे। राजीव को जया के हाथ में अपना नाम दिख जाता है, वो जया को कहता है, ये रहा मेरा नाम। फिर राजीव जया के दूसरे हाथ में अपना नाम देखने लग जाता है। जया उससे पूछती है, 1 महीने पहले तो तुम मुझे मारने वाले थे, तब कहाँ चला गया था तुम्हारा प्यार? राजीव उसे कहता है, तब तुमने स्क्राफ लगा रखा था तो तुम्हें देख नहीं पाया मैं, और तुम्हारा नाम भी नहीं पता था मुझे। उस दिन तुम्हारा नाम भी पता चल गया। उस दिन तुम्हारा मुझसे ना डरना भी मुझे बहुत पसंद आया। सभी मुझे डरते हैं पर तुम सबसे अलग हो, मुझसे बिल्कुल नहीं डरती हो तुम। राजीव बहुत देर तक अपना नाम देखता है पर उसे दूसरा नाम नहीं मिल रहा था। वो जया को कहता है, दूसरा नाम नहीं मिल रहा। जया उसे मुस्कुराते हुए कहती है, कोशिश करो मिल जाएगा। चलो एक हिंट देती हूं मैं तुम्हें, ये नाम मैं तुम्हें प्यार से बुलाती हूं, मैंने ही रखा था ये तुम्हारा नाम। राजीव फिर से उसकी मेहंदी में देखता है और कुछ देर देखने के बाद उसका नाम मिल जाता है। वो उसे घूर के देखते हुए कहता है, तुमने मेरा नाम डेविल लिखवाया है अपने हाथों में, मेरे नाम से क्या समस्या है तुम्हें? जया उसे मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, मेरे ऑफिस में तुम्हें सब इसी नाम से बुलाते हैं, क्यूट है तुम्हारी तरह, गुस्सा नहीं करना। इतना ही काम था मुझे बस तुमसे, अब सो जाते हैं, थक गई हूं मैं भी। राजीव बेड से उठते हुए कहता है, काम है मुझे, तुम सो जाओ। जया भी बेड से उठ जाती है। वो उसके पास आकर उससे पूछती है, मुझसे दूर भाग रहे हो क्या तुम? राजीव कुछ भी नहीं कहता, बस पीछे होता जाता है। जया उससे फिर से पूछती है, जवाब दो, मुझसे दूर भाग रहे हो तुम? राजीव उसे कहता है, तुम सो जाओ, कल मेरे मोम डैड के घर जाना है हमें, अपने परिवार से मिलता हूं तुम। जया उसे हैरानी से पूछती है, तुम्हारा भी परिवार है? राजीव उसे कहता है, तो मुझे सच में डेविल समझ रखा है क्या? जया उसे कहती है, हरकतें तो तुम्हारी डेविलों वाली ही है, ऐसे एक गुफा जैसे घर में अकेले रहते हो। मैंने तो कभी तुम्हें किसी के भी साथ नहीं देखा, हर टाइम बस बॉडीगार्ड से घिरे रहते हो, बॉडीगार्ड भी थोड़ी दूरी पर रहते हैं। राजीव उसे कहता है, मेरा भी परिवार है, माँ बाप है मेरे भी, एक छोटा भाई भी है। कल चलेंगे, रात तक वापस आ जाएंगे, सो जाओ तुम, गुड नाइट। जया उसे कहती है, ठीक है, गुड नाइट। जया बेड आप लेट जाती है। राजीव जया के रूम की लाइट बंद करके बाहर चला जाता है। जया उठती है और वापस लाइट जलाकर सो जाती है। अगले दिन जया तैयार होके नीचे आती है। वो शेरा को आवाज लगा रही थी, भाई। शेरा जल्दी से उसके सामने आता है। उसने हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी। जया के ऐसे जोर से आवाज लगाने की वजह से उसे लगा जया किसी मुसीबत में है। वो जया को देखता है, वो सही सलामत थी। जया को ठीक देखकर वो चैन की सांस लेता है। शेरा अपनी बंदूक अपने जेब में डालते हुए जी मैम कहता है। जया उसके सामने घूमते हुए उससे पूछती है, कैसी लग रही हूं मैं? जया ने हॉट पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। ब्लाउज उसका स्लीवलेस था। उस हॉट पिंक साड़ी में उसका गोरा रंग निखर कर आ रहा था। वो उसमें बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। शेरा उसको कहता है, अच्छी लग रही हो आप। जया उसको थैंक यू कहती है। राजीव फोन पर बात करते हुए नीचे आता है। जया भागते हुए उसके पास जाती है और उसको हग कर लेती है। शेरा तो बेचारा अपने बॉस और मैम को ऐसे देखकर उनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। जया राजीव को कहती है, गुड मॉर्निंग राजीव, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने ससुराल जाने के लिए, कब चल रहे हैं हम? राजीव उससे दूर होके कहता है, हाँ बस अब चल रहे हैं। जया और राजीव सिंह विला आ जाते हैं। उनके साथ राजीव के और बॉडीगार्ड और शेरा भी आए था।
जया सिंह विला की नेम प्लेट देखकर राजीव को हैरानी से कहती है, देविल तुम महावीर सिंह जी और पायल जी के बेटे हो। राजीव हाँ में सर हिलाता है। जया उसको कहती है, वो तो कितने अच्छे हैं, गरीबों के लिए एनजीओ खोल रखे हैं, कितने सज्जन व्यक्ति है। ये राम जी के घर में रावण कैसे पैदा हो गया? राजीव उसको घूर कर देखता है। जया उसको पूछती है, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते हो, अकेले राजविला में क्यों रहते हो? राजीव उसको कहता है, अकेला रहना अच्छा लगता है मुझे। जया उसको कहती है, तो मुझे अपने साथ क्यों रखते हो, रहो अकेले, मुझे जाने दो मेरे चाचा चाची के घर। राजीव अंदर जाने लगता है। जया उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो उसको आवाज लगती है, मेरे लिए तो रुको। अंदर जाते जी जया राजीव का हाथ पकड़ लेती है। राजीव उसको पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम? जया उसको कहती है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, अपने पति का हाथ पकड़ रही हूं। राजीव अपना हाथ छुड़ाता है, लेकिन जया उसका हाथ फिर से पकड़ लेती है। राजीव अपने मॉम डैड को आवाज लगता है। राजीव के मॉम डैड हाल में आते हैं। राजीव उन दोनों को कहता है, मॉम डैड ये जया है आपकी बड़ी बहू। जया उन दोनों के पैर छूती है। महावीर जी जया से पूछते हैं, कब से गर्लफ्रेंड हो तुम राजीव की? जया उनको कहती है, डेटिंग मैं नहीं मानता, हमने तो सीधे शादी की थी। महावीर जी राजीव को एक नजर देखकर जया से पूछते हैं, ये तो बोल रहा था तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? जया राजीव को पूछती है, सच में राजीव तुमने अपने डैड को ये कहा? राजीव महावीर जी को कहता है, डैड वो। जया राजीव के पूरा बोलने से पहले ही महावीर जी से कहती है, वो क्या है ना महावीर जी, मैंने इसे हमेशा अपना पति ही माना है, मैं इन सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में विश्वास नहीं करती हूँ। पायल जी महावीर जी से कहती है, कितनी संस्कारी बहू लेकर आया है मेरा बेटा, आप तो ऐसे ही इस पर शक करते रहते हो। पायल जी जया से पूछती है, जया तुम खुश हो ना इससे शादी करके? जया एक नजर राजीव की तरफ देखती है, फिर पायल जी को कहती है, जी बहुत खुश हूँ। राजीव पायल जी से पूछता है, संजय कहाँ है? संजय ऊपर से अपने रूम से आते हुए कहता है, ये रहा मैं। संजय राजीव का छोटा भाई है, वो उससे 2 साल छोटा है। संजय सिंह विला ने ही रहता है। संजय देखने में कुछ राजीव की तरह ही है, पर वो स्वभाव में राजीव से बिल्कुल अपोजिट है। संजय जया से पूछता है, भाभी आपको मेरे इस टच मी नोट भाई के क्या दिख गया? जया राजीव का बाजू पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखकर पूछती है, ये टच में नोट क्या है भाई? राजीव अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर जया उसका हाथ नहीं छोड़ती। संजय ये देखकर हैरान था कि उसका भाई किसी भी इंसान को टच कर रहा है। आज तक राजीव ने कभी संजय को भी खुद को टच नहीं करने दिया था। संजय राजीव को हैरानी से पूछता है, भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? पायल जी संजय को कहती है, चुप कर संजय, मेरी बहू को आराम देने दे। पायल जी राजीव को कहती है, राजीव इसे अपने कमरे में लेकर जा, जया थक गई होगी। राजीव जी मॉम कहकर जया को अपने कमरे में लेकर जाते हैं। कमरे में जाते ही जया दरवाजे पर लॉक लगा देती है और राजीव को हक कर लेती है। जया राजीव के सीने पर सर रखकर उसको पूछती है, ये संजय भाई क्या बोल रहे थे, ये टच मी नोट क्या है? राजीव उसको कहता है, उससे ही पूछ लेना। वो उससे दूर जाने लगता है, पर जया उसको कसकर पकड़ लेती है। जया को राजीव के दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसको मन ही मन बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजीव का माथा पूरा पसीने से भर गया था। जया की करीबी से वो बहुत मुश्किल से उसके मन में जो चल रहा था उसको कंट्रोल कर रहा था। जया अपनी नजरें उठाकर राजीव को देखती है। उसके देखकर वो उसके जज्बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो उसको कहती है, मैं तो भूल ही गई थी तुम कभी झूठ नहीं बोलते। तो एक बात बताओ, तुमने महावीर जी को ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? मुझसे तो जबरदस्ती शादी की थी ना तुमने, ये क्यों नहीं बताया तुमने उनको? राजीव उससे दूर होकर उसके कहता है, मैंने उनको कोई झूठ नहीं कहा। जब मैंने तुम्हें देखा था तभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया था और मॉम डैड को ये कहा कि तुमसे शादी कर रहा हूँ। जया उसके नजदीक आकर उसके शर्ट के बटन खोलते हुए उसको पूछती है, तुम्हें महावीर जी और पायल जी का डर नहीं लगता है क्या? राजीव उसको कहता है, डर नहीं लगता, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं मैं। और उनको मॉम डैड कहो तुम भी, तुम उनकी बड़ी बहू हो तो ऐसे नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता है। मेरे मॉम डैड अब तुम्हारे मॉम डैड भी है। जया के हाथ रुक जाते हैं। वो राजीव को देखने लगती है। उसकी आंखें भर आई थी राजीव की बात सुनकर। उसकी आंखों में आंसू देखकर राजीव उसको कहता है, क्या हुआ, तुम्हें मेरे मॉम डैड पसंद नहीं आए क्या? जया अपने आंसू साफ करके नमे सर हिलाती है। राजीव वहां से जाने लगता है। जया उसका हाथ पकड़ लेती है। जया उससे पूछती है, ये तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते रहते हो? प्यार करते हो ना तुम मुझसे? राजीव अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसको कहता है, करता हूं प्यार, पर अभी मुझे वॉशरूम जाना है। जया अपनी पकड़ ढीली करके कहती है, ठीक है जाओ, पहले ही बोल देते हैं, वापस आओ तब हम अपनी प्यार भरी बातें कंटिन्यू करेंगे। राजीव वॉशरूम में चला जाता है। जया बेड पर बैठ जाती है और राजीव की थोड़ी देर पहले कही बातों के बारे में सोचने लगी थी। जया अपने मन में सोचती है,
नहीं जया, तू ऐसा नहीं कर सकती। तू राजीव के मॉम डैड से लगाव नहीं लगा सकती, उनको मॉम डैड नहीं कह सकती। उसको अगर राजीव के मॉम डैड के बारे में पता चल गया तो वो उनके साथ भी वो ही करेगा जो तेरे मम्मी पापा के साथ किया था। ये डेविल कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर इसके किए की सजा इसके मॉम डैड को नहीं दिला सकती तू। ये बातें सोचते सोचते जया के सर में दर्द होने लगता है। वो नीचे हॉल में चली जाती है, डाइनिंग टेबल पर से पानी का ग्लास उठाकर पीने लगती है। हॉल में पायल जी बैठी लैपटॉप पर अपने एनजीओ से रिलेटेड काम कर रही थी। जया उनके पास आकर बैठ जाती है। जया उनको कहती है, आंटी आपको मेरी कोई मदद चाहिए? पायल जी उसकी बातों को सुनकर कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती है। जया उनको फिर से कहती है, आंटी। पायल जी उसकी तरफ देखती है और उसकी कहती है, कौन आंटी? मुझे तो लगा था मेरा बेटा मेरी बहू लेकर आया है। मैं तो खुश हो गई थी, मेरे घर में भी बेटी आ रही है, पर तुम तो मुझे आंटी बुला रही हो। तुम्हें मैं खुदूस सास दिख रही हूँ क्या जो तुम मुझे मॉम नहीं कह रही हो? जया के फेस पर स्माइल आ जाती है पायल जी की बात सुनकर। वो उनको कहती है, ऐस बड़ी कोई बात नहीं है, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो। पायल जी उसको कहती है, फिर मॉम कहो मुझे, अपनी बेटी के मुंह से आंटी नहीं सुनना मुझे। पायल जी के इतने प्यार से कहने पर जया उनको माना नहीं कह पाती और वो उनको जी मॉम कहती है। पायल जी जया के सर पर हाथ रखकर कहती है, जया तुम आराम करो, अभी अभी आए हो। पायल जी महसूस करती है जया का सर गर्म हो रहा है। पायल जी उसको कहती है, जया तुम्हारी तबीयत खराब है। जया उनको कहती है, हाँ मॉम, वो परसों शादी फिर कल पगफेरा, आराम करने का टाइम ही नहीं मिला तो तबीयत खराब हो गई। पायल जी उसको कहती है, तुम अपने रूम में जाओ और दवाई लेकर सो जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। जया उनको उदास होकर बोलती है, कितने टाइम मैं आपके साथ रहूंगी, रात को चली जाऊंगी फिर से राजीव के उस गुफा डेसे राजविला में। राजीव वापस ले जाएंगे मुझे अपने घर, मुझे अपने ससुराल में रहना हो, हम कुछ दिन और नहीं रह सकते यहाँ। पायल जी उसको कहती है, रह सकती हो, ये भी तुम्हारा ही घर है। जया उनको कहती है, पर राजीव नहीं मानेगा, वो मेरी बात कभी नहीं मानता है मॉम, हमेशा अपने मन की ही करता है। पायल जी कहती है, मैं बोल रही हूं ना, तुम दोनों कुछ दिन यहीं रहोगे। जया खुश होकर उनको बोलती है, उस डेविल को नहीं बोलना, मैंने कहा था आपको ये सब। पायल जी उसको हंसते हुए कहती है, नहीं बोलोगी। रात को ट्यूलिप खाना खाने के बाद राजीव पायल जी को कहता है, मॉम हम जाते हैं अब। संजय राजीव को कहता है, भाई 4 महीने बाद आए हो, रुक जाओ कुछ दोनों के लिए, थोड़े दिन भाभी के साथ रहना है हमें भी, कुछ बातें ही नहीं की इनके साथ मैंने तो। राजीव संजय की बात को इग्नोर करते हुए जया को कहता है, जान तुम तैयार होना, अभी चल रहे हैं हम। जया पायल जी और संजय की तरफ देखकर दुखी मन से हाँ में सर हिलाती है। पायल जी राजीव को कहती है, कहीं नहीं जा रहे हो तुम दोनों, 4-5 दिन यहीं हो तुम अब, मुझे अपनी बहू बेटे के साथ रहना है। राजीव उनको शांति से कहता है, मैंने आपको कहा था ना, एक दिन के लिए ही आए थे हम। पायल जी राजीव को कहती है, तुझे मेरी कसम है कहीं नहीं जाएगी तू। राजीव पायल जी को कहता है, मॉम आप ठीक नहीं कर रही हो, ऐसे कसम देखकर नहीं रोक सकते आप मुझे, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा कभी भी। जया राजीव को कहती है, मॉम इतना बोल रही है तो रुक जाते हैं ना राजीव, मैं भी अपने ससुराल में रह लूंगी कुछ दिन, मुझे मॉम डैड और भाई के साथ रहना है प्लीज। पायल जी जया को कहती है, जाओ जया अपने कमरे में जाओ, अब तुम यहीं हो। जया अपने कमरे में चली जाती है। राजीव अपनी मॉम की तरफ गुस्से में देखता है। पायल जी उसको मुस्कुरा कर कहती है, मैं नहीं डरती तुझसे, कमरे में जा अपने। राजीव ना में अपने सर को हिलाकर अपने कमरे में चला जाता है। जया राजीव को देखकर अपने मन में सोचती है, अब कहाँ जाओगे डेविल, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। जया बेड पर लेटी हुई थी। राजीव फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आता है। उसने टी शर्ट और कंफर्टेबल लोअर पहन रखा था। जया उसको देखकर अपने मन में सोचती है, मानना पड़ेगा ये डेविल है कुछ ज्यादा ही हॉट, इसको देखकर तो कोई भी लड़की पिघल जाए, पर तुझे नहीं पिघलना है जया इसके चाम के आगे। राजीव बेड की तरफ देखता है। रूम में सोफा भी था, पर राजीव जया के पास आकर थोड़ी दूरी पर बैठकर ही लेट जाता है। राजीव लाइट बंद कर देता है, पर जया वापस लाइट जला देती है। राजीव उसको पूछता है, क्या हुआ, लाइट क्यों जलाई है तुमने, तुम्हें मेरे साथ प्यार भरी बातें करनी है? जया उसे कहती है, वो क्या है ना, मुझे लाइट में सोने में ही नींद आती है, अंधेरे में डर लगता है मुझे। राजीव उसको हैरानी से कहता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और अंधेरे से डर लगता है? जया उसे कहती है, तुम तो मेरे पति है, तुमसे तो क्या ही डरना। वो क्या है ना, मेरी जो बहन है वीरा, वो अभी छोटी है, उसके साथ सोती थी मैं, वो कभी लाइट बंद ही नहीं करने देती थी मुझे, तो आदत हो गई है मुझे ऐसे सोने की, और अंधेरे से डर भी लगने लगा है मुझे अब। राजीव उसे कहता है, मैं हूं ना यहाँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। जया उसको कहती है, तुम भी आदत डाल लो लाइट में सोने की। राजीव उसे कहता है, जान मुझे नींद नहीं आती है लाइट में। जया उसे कहती है, मुझे आती है ना, एक काम करती हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारी आंखें बंद कर देती हूँ, ताकि तुम्हें बल्ब की रोशनी ना दिखे,
इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम तो मेरे पति परमेश्वर हो ना। जया अपने हाथ से उसकी आंखें बंद करने लगती है, पर राजीव पीछे हो जाता है। राजीव उसको कहता है, नहीं मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। राजीव लाइट बंद कर देता है। राजीव और जया सो जाते हैं, पर राजीव को ठीक से पूरी रात नींद नहीं आती है। अगले दिन 3 ट्यूलिप राजीव सुबह 6 बजे उठ जाता है। वो और जया एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। जया को अपने इतने पास देखकर राजीव की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। वो जल्दी से आराम से जया को खुद से दूर करता है और खुद बेड से उतर जाता है। राजीव और कुछ भी नहीं सोचता है और जल्दी से वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और खुद को साफ करने लगता है। उसके दिमाग में बस जया की करीबी आ रही थी, उसको इतनी देर तक हक करना याद आ रहा था। राजीव अपने आप से कहता है, उसके इतने करीब कैसे आ सकता हूं मैं, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, जान से दूर रहना ही होगा मुझे, उसको अपने पास नहीं आने दे सकता मैं। नहाकर अब उसे अच्छा फील हो रहा था, उसके दिल की धड़कन भी अब नॉर्मल हो गई थी। राजीव खुद को व्हाइट टॉवल से लपेटकर बाहर आता है। जया पिलो को हक करके सो रही थी। जया को ऐसे सोते देखकर राजीव के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसका मन कर रहा था अभी जया के पास जाकर उसके फोरहेड पर किस करके जगाने का, पर राजीव तैयार होकर नीचे चला जाता है। जया सुबह 9 बजे उठती है। वो अकेली सो रही थी बेड पर। वो अपने फोन के टाइम देखती है। जया अपने आप को कहती है, 9 बज गए, उस डेविल में मुझे उठाया भी नहीं, सभी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पहले दिन ससुराल में लेट उठी हूं मैं। जया जल्दी से फ्रेश होकर नीचे जाती है। नीचे पायल जी सर्वेंट को कुछ काम समझा रही थी। जया जाकर उनको पीछे से हक कर लेती है। पायल जी एक पल के लिए चौंक जाती है, ऐसे अचानक कौन आ गया। जया उनको कहती है, गुड मॉर्निंग मॉम। पायल जी मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है। जया उनके सामने आकर उनसे पूछती है, बाकी सभी मेंबर कहाँ है। पायल जी उसको बताती है, सभी ऑफिस गए हैं अपने। जया पायल जी से पूछती है, एक बात बताओ मॉम, ये राजीव अलग घर में क्यों रहता है, आपके साथ क्यों नहीं रहता। संजय भाई भी तो यही रहते हैं, राजीव से वो 2 साल छोटे ही तो है। पायल जी उसे बताती है, उसे अलग रहना ही पसंद है, उसे किसी के भी साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी के भी पास नहीं आता वो। जया उनको हैरानी से पूछती है, आपके भाई के या डैड के पास भी नहीं आता वो। पायल जी दुखी होके कहती है, नहीं आता, किसी के भी पास नहीं आता। जया उनको पूछती है, हमेशा से ही। पायल जी उसे बताती है, हाँ लगभग हमेशा से ही, अब तुमसे तो क्या छुपाना, तुम तो पत्नी हो उसकी, तुमसे तो क्या ही छुपा रहेगा उसका स्वभाव। बचपन में संजय का और इसका रूम एक ही था, तो इसने जिद करके अलग रूम में शिफ्ट किया संजय को। हम सभी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर नहीं आता कभी भी हमारे करीब। सही ही कहता है संजय, इसे टच मी नॉट। छुई मुई है राजीव बिल्कुल। मेरी हमेशा से यही तमन्ना कि उसे कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे वो दूर ही ना रहना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं तो उसकी जिंदगी में आ गई है जिससे वो सच्चा प्यार करता है, जिसको अपने पास आने देता है वो। जया अपने मन में सोचती है, मॉम को क्या पता उनका वो डेविल बेटा कभी नहीं बदल सकता, मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है वो मेरे पास नहीं आता, ऐसा ही रहे तो ठीक है, नहीं मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। गलती से वो कभी ठीक हो जाएगा तो मेरे उसको तंग करने की जगह वो मुझे तंग करने लगेगा। जया पायल जी को कहती है, मॉम मुझे भूख लग रही है। पायल जी उसे कहती है, ठीक है तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं सर्वेंट को कहती हूँ तुम्हारे लिए खाना परोसने के लिए। जया किचन में जाते हुए कहती है, मैं खा लूंगी मोम, किसी को भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर में क्या आप शर्माना। जया अपने लिए खाना परोसती है और पायल जी के पास सोफे पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। वो उनसे बातें कर रही थी खाना खाते खाते। खाना खाकर जया वापस पायल जी के पास बैठ जाती है। पूरे दिन जया और पायल जी ऐसे ही बातें कर रहे थे, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। शाम के समय जया और पायल जी गार्डन में झूले पर बैठे थे। शेरा उनके पास खड़ा था कुछ दूरी पर। जया उनको कहती है, मॉम आप बिल्कुल मेरी चाची की तरह हो, उनके साथ भी मुझे ऐसे ही कंफर्ट फील होता है जैसा आपके साथ फील होता है। पायल जी उसे पूछती है, और तुम्हारी माँ कैसी है। जया उनको दुखी होके बताती है, वो इस दुनिया में नहीं है अब, पापा मम्मी के जाने के बाद 9 साल पहले चाचा चाची मुझे यहाँ लेकर आ गए थे अपने साथ, तब से उनके साथ ही रहती आ रही हूँ। पायल जी उससे पूछती है, तुम्हारे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई थी। जया की आंखों में आंसू आने लगते हैं ये सवाल सुनकर। जया की आंखों में आंसू देखकर पायल जी उसको हक कर लेती है और उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, जया आई एम सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। जया अपने आप पर कंट्रोल करके कहती है, नहीं मोम आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, घर में गैस ब्लास्ट हो गया था तब चले गए थे वो दोनों मुझे छोड़कर, मैं घर पर नहीं थी, मैं बाहर खेलने गई हुई थी पड़ोस के घर में। मैं जब ब्लास्ट की आवाज सुनकर घर आई तब पूरा घर जल रहा था। जया झूले से उठकर उनको कहती है, मॉम मैं थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जाती हूँ। जया अपने रूम में चली जाती है। पायल जी को बुरा फील हो रहा था, उनको लग रहा था उनकी वजह से जया का मूड खराब हो रहा था।
वो भी घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में राजीव घर आ जाता है। शेरा उसे सारी बात बता देता है कि जया का मूड आज खराब हो रहा था। राजीव अपने रूम में चला जाता है। जया बेड पर बैठकर अपने फोन में अपने मम्मी पापा की फोटो देख रही थी। राजीव उससे पूछता है, जान तुम ठीक हो? जया उसे मुस्कुरा कर करती है, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। जया उठकर बाहर चली जाती है और राजीव वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। नीचे सभी फैमिली मेंबर बैठे थे। जया भी उनके पास आकर बैठ जाती है। जया को खुश देखकर पायल जी को रिलीफ फील होता है। राजीव घर के कंफर्टेबल कपड़े पहनकर नीचे आता है। वो घर के बाहर जाने लगता है। जया उसको आवाज लगती है। राजीव रुक जाता है। जया उससे पूछती है, कहाँ जा रहे हो? राजीव उसे कहता है, जरूरी काम है मुझे। जया उसे कहती है, क्या जरूरी काम है? कभी तो फैमिली के साथ बैठा करो। जया उसका हाथ खींचकर अपने पास बैठा लेती है। राजीव उसे कहता है, कहाँ ना काम है मुझे। राजीव उठकर चला जाता है। जया राजीव को पीछे से आवाज भी लगाती है, पर वो नहीं रुकता। महावीर जी जया को कहते हैं, बेटा उसे जाने दो, वो नहीं बैठेगा हम सभी के पास। फैमिली तो पता ही नहीं है उसे क्या होती है। उसके दादाजी उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उनके मरने के बाद आखिरी दर्शन करने भी नहीं आया था वो। जब हम सबको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो कभी आया नहीं, अब तो क्या ही आएगा हम सबके पास। जया महावीर जी को कहती है, मैं तो हूं ना डैड आप सभी के साथ। उसे अभी फैमिली की इंपॉर्टेंस नहीं पता, जब पता चल जाएगी तब आप सभी से कभी दूर नहीं जाएगा वो। महावीर जी जया के सर पर हाथ रख एक उसे कहते हैं, मेरे बेटे ने जीवन में एक ही सही काम किया है, तुझे हमारे घर की बहू बनाने का। हमेशा खुश रहो तुम, मेरे बेटे को भी सद्बुद्धि दो तुम। संजय हंसते हुए महावीर जी को कहता है, भाई और सद्बुद्धि ये तो मुश्किल है डैड। जया संजय को कही है, भाई मुझे मुश्किल टास्क पसंद है। रात को हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा को बड़ा चांद पूर्णिमा हंसिया चांद। जया आज भी लाइट जलाकर सो रही थी। राजीव की लाइट में सोने में परेशानी हो रही थी। आधी रात को राजीव को नींद नहीं आ रही थी लाइट की वजह से। वो जया की तरफ देखता है और उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाकर देखता है। वो गहरी नींद में सो रही थी। राजीव लाइट बंद कर देता है। अब उसे आराम से नींद आ जाती है। 1 घंटे बाद जया की नींद खुल जाती है। खुद को ऐसे अंधेरे कमरे में देखकर उसको डर लगने लगता है। उसे उसकी बचपन की कुछ बातें याद आने लगती है, जिनको याद करके वो रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर राजीव उठ जाता है। वो जल्दी से लाइट जलता है। जया अपने घुटनों को मोड़कर उसमें अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। राजीव उसे कहता है, जान क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जया ऐसे ही मुंह छुपाकर रोते हुए कहती है, वो मार देगा सबको। पहले मेरे मम्मी पापा को मार दिया, अब सबको मार देगा। राजीव हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखकर सीरियस होकर पूछता है, कौन मार देगा जान? किसने मारा था तुम्हारे मम्मी पापा को? राजीव के टच से जया राजीव की तरफ देखती है। वो जल्दी से अपने आंसू साफ करके उसको डांटते हुए कहती है, मैंने कहा था ना तुम्हें, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे डरावने सपने आने लगे तुम्हारी वजह से। मुझे डराने के लिए मुझसे शादी की थी क्या तुमने? अब लाइट बंद नहीं करना, नहीं तो मैं मॉम डैड के रूम में चली जाऊंगी सोने के लिए। जया सो जाती है। राजीव अपने फोन में वापस से जया की रिपोर्ट देखने लगता है, जिसमें उसके बारे में पूरी जानकारी थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जया के माँ बाप की मौत घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुई थी। वो बस एक एक्सीडेंट था। उसे समझ में नहीं आ रहा था जया किसके बारे में कह रही कि किसने उसके माँ बाप को मारा था, इतना किससे डर रही थी वो। राजीव अपने असिस्टेंट को इस बारे में पता लगाने के बारे में मैसेज करके सो जाता है। अगले दिन 4 ट्यूलिप शाम को राजीव के ऑफिस आने के बाद जया राजीव का हाथ खींचकर उसको नीचे लेकर आ रही थी। वो उसे कह रही थी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे अपने पूरे परिवार के पास बैठना है। राजीव अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर जया उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। नीचे हाल में बाकी का पूरा सिंह परिवार बैठा था। जया राजीव को भी अपने पास बैठा लेती है। जया राजीव की कहती है, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम मेरे उठने से पहले कहीं भी उठकर गए तो। राजीव अपना हाथ छुड़ाकर आराम से बैठ जाता है। बाकी घर वाले बातें कर रहे थे। राजीव भी बैठा बैठा उनकी बातें सुन रहा था। संजय जया से पूछता है, वैसे भाभी आप क्या काम करती हो? जया संजय को बताती है, जर्नलिस्ट हूँ, दी न्यूज टाइम्स के लिए काम करती हूँ। संजय हैरानी से जया को कहता है, तो आप वो न्यूज़पेपर वाली जया शुक्ला हो क्या, जिसने भाई को डेविल नाम दिया था? जया प्राउडली कहती है, हाँ अच्छा नाम है ना। संजय खुश होकर कहता है, बहुत अच्छा नाम है भाभी, भाई पर बहुत अच्छा लगता है ये नाम, इनके कैरेक्टर पर सूट करता है ये नाम। राजीव संजय की तरफ घूर कर देखता हुआ पायल जी को कहता है, मॉम शायद आपको अब एक बेटे की ही जरूरत है, क्योंकि आपके दूसरे बेटे को तो अब अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। संजय राजीव को कहता है, सॉरी भाई, मैं मजाक कर रहा था। संजय बात का टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, भाभी आप भाई से कैसे मिले थे?
जया उसको बताती है, स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रही थी मैं इसके खिलाफ, तब मिले थे हम पहली बार। उस दिन मुझे लगा था मेरा इस दुनिया में ही आखिरी दिन है, लेकिन राजीव ने मुझे नहीं मारा। इसे मुझे देखते ही प्यार हो गया था। इस बड़ी लिए मुझे बख्श दिया। संजय जया से पूछता है, शादी के लिए आपने प्रपोज किया था या भाई ने? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, आपने ही किया होगा। वो तो 4 महीने पहले दादाजी मरने से पहले अपनी वसीयत लिखकर चले गए थे, तो भाई ने शादी कर ली। अब नहीं, ये तो कभी नहीं करते। दादाजी जानते थे भाई का स्वभाव, इनका टच मी नॉट नेचर। इनकी बहुत टेंशन होती थी उनको। अपने लास्ट टाइम में भी यही सोच रहे थे कि इनका क्या होगा, पूरी जिंदगी अकेले न रह जाए ये। चला अच्छा है आप इनकी जिंदगी में आ गए। दादाजी का भी आखिरी सपना पूरा हो गया। जया राजीव की बाजू पकड़कर संजय को बताती है, नहीं भाई, राजीव ने ही किया था प्रपोज मुझे। एकदम अच्छे से अपने आदमियों को भेजकर मुझे बुलाया था। मेरे चाचा चाची के सामने मुझे प्रपोज किया था। इसने इतने रोमांटिक माहौल में मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मैं शादी के लिए ऐसे मना कर ही नहीं पाए। संजय और बाकी सभी घरवाले राजीव को हैरानी से देखने लगते हैं। उनको जया की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। जया संजय से पूछती है, आपके लिए नहीं लिखा दादाजी ने वसीयत में शादी के लिए? संजय जया को कहता है, मेरी ऐसी किस्मत, कहा काश लिख देता, मैं भी जल्दी शादी कर लेता भाई की तरह। वैसे अच्छा है भाई ने शादी कर ली, अब मेरे ये घर वाले मेरी शादी भी करवा ही देंगे। महावीर जी संजय को कहते हैं, तू भी ढूंढ ले, अपने लिए लड़की करा देंगे तेरी शादी। संजय उनको कहता है, डैड लड़की तो मैंने देख रखी है, पर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे शादी के लिए हाँ ही नहीं करती है। जया खुश होकर संजय से पूछती है, सच में भाई, मुझे कब मिला रहे हो मेरी देवरानी से? संजय उसे कहता है, मिलाऊंगा भाभी, जब नेहा हाँ कह देगी शादी के लिए तब मिलाऊंगा। पायल जी कहती है, अच्छा है संजय ने भी हमारे घर की छोटी बहू ढूंढ ही ली। अब बस ये भी जल्दी से शादी करके फिर मैं साथ में अपने दोनों बेटों के बच्चों को, अपने पोते पोतियों को खिलाऊंगी। बस अब जया और राजीव जल्दी से खुशखबरी दे दे मुझे। पायल जी की बात सुनकर जया का पूरा मुंह उतर जाता है। वो राजीव का हाथ छोड़ देती है। जया पायल जी को कहती है, मॉम मुझे अपनी चाची से बात करनी थी, शादी के बाद उनसे बात ही नहीं की थी, अब कर लेती हूं मैं। जया आपके कमरे में चली जाती है। जया का ऐसे अचानक ऊपर अपने रूम में जाने से सभी लोग समझ रहे थे जया को बच्चे वाला टॉपिक पसंद नहीं आया था। राजीव पायल जी को कहता है, मॉम आपको क्या जल्दी है अपने पोते पोतियों को खिलाने की? अभी तो शादी हुई है मेरी। पहले आप सभी शादी के लिए मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब शादी कर ली तो क्या अब आप मुझे और जान को ऐसे बच्चों के लिए तंग करोगे? 4 दिन हुए हैं हमारी शादी को, अभी हमने कोई फैमिली प्लानिंग नहीं की है। 24 साल की है अभी बस जान, अभी नहीं सोचो आप इन सब के बारे में। कितनी खुश थी वो पहले, आपकी बातों से कैसे नाराज होके चली है वो रूम में। पायल जी जया के रूम में चली जाती है। राजीव घर के बाहर चला जाता है। राज के रूम में ट्यूलिप जया दुखी होके बेड पर बैठी थी। पायल जी उसके पास आकर बैठ जाती है। पायल जी जया को कहती है, जया मैं तो बस मजाक कर रही थी, जब तेरा और राजीव का मन हो तब मुझे दादी बनाना, मुझे नहीं है जल्दी, अभी तो तुम दोनों के खेलने कूदने के दिन है। जया पायल जी को हक कर लेती है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। पायल जी जया के सर को सहलाते हुए कहती है, तुझे बच्चे पसंद नहीं है क्या? जया उनको कहती है, नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, बच्चे पसंद है मुझे, बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है मुझे। पायल जी उसको पूछती है, फिर इतनी दुखी क्यों हो गई है तू बच्चों का नाम सुनकर? जया कुछ नहीं बोलती, बस इसे ही पायल जी को हक किए हुए थी वो। पायल जी उससे पूछती है, ये शादी अपनी मर्जी से नहीं क्या तूने? जया उनसे अलग होती है और अपने आंसू साफ करती है। पायल जी को लगा ही था राजीव और जया की शादी सही हालातों में नहीं हुई होगी। पायल जी जया को कहती है, मुझे पता है मेरे बेटे ने ये शादी अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए की है। मैं ये नहीं कह रही हूँ उसने सही किया या गलत किया, पर वो तुझसे सच में प्यार करता है। उसकी आंखों में देखा है मैंने तेरे लिए प्यार, इतने प्यार से वो किसी के साथ नहीं रहता है जितने प्यार से वो तेरे साथ रहता है। कोई और उसका हाथ पकड़ती है तो उसका हाथ तोड़वा देता है वो, पर तेरा हाथ पकड़कर तुझसे शादी की है उसने। सिर्फ पैसों की बात होती तो कभी तुझसे शादी नहीं करता वो, तुझे अपने दिल में बसाया है उसने, तभी इतना बड़ा कदम उठाया है। जया पायल जी को बोलती है, ऐस बड़ी कोई बात नहीं है मॉम, मैंने शादी अपनी मर्जी से की थी राजीव के साथ, मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है। पायल जी उसे कहती है, फिर तेरी उदासी का क्या कारण है? तू नहीं करती उससे प्यार? तू नहीं चाहती तेरे और राजीव के प्यार की निशानी इस दुनिया में आए? जया पायल जी को कहती है, मॉम मैं अब ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। पायल जी समझ रही थी जया उसको नहीं बताना चाह रही है कुछ भी। वो उसे कहती है, ठीक है तू आराम कर। पायल जी बाहर जाने लगती है। जया उनको पीछे से कहती है, सॉरी मॉम। पायल जी उसकी तरफ देखकर कहती है, सॉरी किस लिए? जया उनको कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, वो मैं इसे अचानक ऊपर आ गई थी ना इसीलिए। पायल जी उसके गाल पर प्यार से हाथ रखती है और उसके कमरे के बाहर चली जाती है।
पायल जी के रूम से बाहर जाते हैं, जया के आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने मन में सोचती है, तू क्यों भूल गई थी जया, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? उस डेविल ने तुझसे भले ही शादी जबरदस्ती की है, पर उसकी सजा इसके परिवार को मिल रही है। अब कितने खुशी से मॉम अपने पोते पोतियों का इंतजार कर रही है। क्यों हो रहा है मेरे ही साथ ये सब? क्यों कर रहा है वो मेरे साथ इतना गलत? मेरे साथ वो सब करके उसको चैन नहीं मिला, अब ये और। रात को हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा को बड़ा चांद पूर्णिमा हंसिया चांद राजीव घर आता है। वो आते ही अपने रूम में जाने लगता है। पायल जी उसको रोककर उसकी कहती है, जया ने डिनर नहीं किया आज, उसने मना कर दिया खाना खाने से। उसने कहा कि उसका मन नहीं है, शाम से ही उदास है, वो नीचे ही नहीं आई फिर वो। राजीव उनको कहता है, मैं देखता हूँ। राजीव अपने कमरे में चला जाता है। राज का रूम ट्यूलिप। राजीव जब अपने रूम में आता है तब तक जया सो चुकी थी। राजीव को उसे देखकर पता चल जाता है कि वो सोने से पहले रो रही थी। उसकी गाल पर सूख चुके आंसुओं के निशान को देखकर राजीव फ्रेश होकर कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जया के पास बैठ जाता है। राजीव रूम की लाइट की तरफ देखता है, वो जली हुई थी। वो जया की तरफ देखता है और कुछ सोचकर लाइट बंद कर देता है। रात 1 बजे ट्यूलिप। राजीव की नींद खुलती है। वो देखता है जया ने उसे हक कर रखा था। जया ने राजीव की शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। राजीव उससे दूर जीने की कोशिश करता है, पर उसे महसूस होता है कि जया की पूरी बॉडी गर्म हो गई है। वो और कुछ भी नहीं सोचता और जल्दी से लाइट जलाता है। जया का पूरा चेहरा लाल हो रहा था। राजीव जया के सर पर हाथ रखकर देखता है, उसका सर भी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। राजीव को समझते देर नहीं लगती कि जया को बुखार हो गई थी। राजीव को डॉक्टर के पास जाना बचपन से ही पसंद नहीं था। जैसा उसका काम था, ऐस बड़ी इलिए उस पर कभी भी दुश्मनों का हमला हो सकता था। इसीलिए राजीव ने इतनी ट्रेनिंग ले रखी थी कि जरूरत पड़ने पर वो अपना इलाज खुद कर सकता था। उसे दवाइयों की भी अच्छी खासी जानकारी थी। वो जल्दी से दवाई का बॉक्स लेकर आता है। वो जया को उठाने की कोशिश करता है, पर जया की उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ना ही राजीव उसको कोई भी मेडिसिन नींद में दे सकता था। राजीव जया को इंजेक्शन लगा देता है। जब जया के हाथ में थोड़ा दर्द होता है, वो कसकर राजीव का हाथ पकड़ लेती है। राजीव हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने दिमाग से ही लड़ रहा था। उसका दिल उसे जया के पास रुकने के लिए कह रहा था, पर उसका दिमाग उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दे रहा था। राजीव अपने मन में सोच रहा था, राजीव जान को तेरी जरूरत है इस वक्त। इस हाल में इससे दूर नहीं जा सकता तू आज कमजोर नहीं हो सकता। राजीव अपना हाथ छुड़ाकर किचन से ठंडे पानी का बाउल लेकर आता है और उसके बाद जया के पास बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां लगता है उसके। अगले दिन 5 सुबह सन बिहाइंड क्लाउड्स। जया सुबह 7 बजे उठती है। उसके सर पर पट्टी रखी हुई थी। बेड के पास पानी का बाउल था। राजीव उसका पास ही बैठे बैठे सो रहा था। जया का सर अभी भी भारी ही रहा था। उसने राजीव की बाजू पकड़ रखी थी। जया राजीव की बाजू छोड़कर उठने की कोशिश करती है, तभी राजीव भी उठ जाता है। राजीव जया को बोलता है, आराम करो तुम्हें आराम की जरूरत है। जया वापस लेट जाती है, क्योंकि उसमें अभी भी कमजोरी हो रही थी। राजीव उसको पूछता है, रात को रोते रोते क्यों सो गई थी तुम? जया उसको कहती है, तुम्हें किसने कह दिया मैं रो रही थी? मैं नहीं रोती हूँ कभी, बस दुखी थी। राजीव उसको कहता है, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें देखकर पता चल रहा था कि तुम सोने से पहले रो रही थी। मॉम की बातों का बुरा नहीं मानो। जया अपना फोन स्क्रॉल करते हुए उसको कहती है, मॉम की बातों से नहीं दुखी थी मैं। राजीव उसको कहता है, फिर क्यों दुखी थी तुम? जया उसको कहती है, कोई वजह नहीं थी। राजीव उसे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। मॉम को भी कह दिया है मैंने, वो नहीं कहेगी तुम्हें अब कुछ भी। जया राजीव की तरफ करवट लेकर उसकी आंखों में देखकर उसे कहती है, मैंने कहा ना मैं मॉम की बातों से दुखी नहीं थी। तुम रहने दो, तुम लड़के हो, तुम नहीं समझोगे। मुझे शर्म आती है तुम्हें बताने में। राजीव उसे कहता है, तुम बताओ तो, क्यों नहीं समझूंगा? पति पत्नी है हम, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? जया टॉपिक चेंज करते हुए उसे पूछती है, तुम पूरी रात मेरे पास थे, मेरा ख्याल रख रहे थे? राजीव हाँ में जवाब देता है। जया उसे कहती है, क्यों थे मेरे पास? रात को मैंने नहीं कहा था तुम्हें मेरे पास सोने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए? तुम दूसरे रूम में जा सकते थे। राजीव उसे कहता है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें उस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता था मैं। जब रात को तुम सो रही थी तब मैंने देखा कि तुम्हारा सर गर्म हो रहा है और तुम्हें केयर की जरूरत थी। जया उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मेरे सर पर हाथ रखा था। राजीव उसे कहता है, तुमने मुझे पकड़ रखा था तब पता चला। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? जया उसे कहती है, अब आराम है। थैंक यू रात को मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, पर तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान मैं खुद रख सकता हूँ। फालतू में खुद को मेरी आदत नहीं डलवाओ। तुम्हारी कैद से जिस दिन मैं चली जाऊंगी उस दिन तुम्हें ही तकलीफ देगी मेरी यादें। राजीव जया को देखने लगता है। जया मुस्कुरा कर उठकर वॉशरूम में चली जाती है। वो बस राजीव के बारे में सोच रही थी।
जया अपने मन में सोच रही थी, ये क्यों मेरा इतना ख्याल रख रहा है? इसे तो किसी को टच करना हो पसंद नहीं है। मुझसे इतना प्यार करता है क्या ये, कि मेरे लिए ये खुद को भी बदल सकता है? मुझे क्यों अच्छा लग रहा है इसका मेरा ख्याल रखना? जया तो इसके बारे में नहीं सोच सकती। इसने तुझसे जबरदस्ती शादी की है। तू नहीं रहने वाली है इसके साथ। 1 साल से पहले पहले इसकी कैद से भागना है तुझे। जब तक इसके साथ तू है तब तक उस डेविल को परेशान करना है तुझे। इतना परेशान कर दे इसे कि ये खुद ही तलाक दे दे तुझे। जया नहाकर तैयार होके नीचे चली जाती है। अब उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद ट्यूलिप डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी खाना खा रहे थे। संजय जया को कहता है, वाह भाभी क्या खीर बनाई है, मजा आ गया, आपके हाथ में जादू है। महावीर जी जया को कहते हैं, अच्छी बनाई है खीर। जया उन दोनों को कहती है, थैंक यू भाई, थैंक यू डैड, लगता है बस आप दोनों को ही अच्छी लगी है खीर और किसी को नहीं लगी। सभी लोग समझ रहे थे जया का ईर्ष्या राजीव की तरफ था। राजीव आराम से बैठकर खाना खा रहा था। उसने अभी तक खीर टेस्ट नहीं की थी। पायल जी राजीव को कहती है, राजीव ये खीर खो, जया ने बनाई है अपने हाथों से। राजीव खीर की कटोरी से एक बाइट लेता है। जैसे ही वो बाइट लेता है वो जया की तरफ देखता है। जया उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। सभी फैमिली मेंबर की नजर राजीव पर ही थी। राजीव उस बाइट को बड़ी मुश्किल से निगलता है। जया राजीव से पूछती है, कैसी लगी खीर राजीव तुम्हें? राजीव जया को पूछता है, तुमने बनाई है ये खीर अपने हाथों से? जया उसे प्यार से कहती है, हाँ मैंने बनाई है अपने हाथों से। राजीव उसे कहता है, अच्छी है। जया उसे कहती है, इतनी ही अच्छी लगी है तो पूरी खीर खाओ, एक चम्मच से क्या पता चलेगा तुम्हें। राजीव धीरे धीरे पूरी कटोरी खीर खा लेता है। संजय राजीव को कहता है, भाई एक कटोरी से क्या होगा, एक कटोरी और लो, भाभी ने पहली बार खाना बनाया है आपके लिए। जया संजय को कहती है, मैंने तो सभी के लिए बनाया है भाई, बाकी खीर आप खा लो। संजय राजीव की कटोरी में और खीर डाल देता है। संजय राजीव को कहता है, आपको उतनी पसंद आई है और खाओ, आपकी वाइफ ने बनने हैं पहली बार आपके लिए, 2 कटोरी तो खानी पड़ेगी। राजीव फिर से एक बाइट लेता है। जया अपने मन में, जया क्या जरूरत थी एक्स्ट्रा खीर बनने की, सिर्फ 5 कटोरी खीर नहीं बना सकती थी क्या तू? अब तो तू गई, सोए शेर को जगा दिया तूने। अब कैसे बचेगी तू इस डेविल से? इसको नुकसान पहुंचे वाले को जिंदा जमीन में दफनवा देता है ये, तेरे साथ क्या करेगा ये? खाना खाने के बाद राजीव अपने ऑफिस चला जाता है। जया की हैरानी हो रही थी, राजीव उसे कुछ भी कहे बिना ऑफिस चला गया। शाम को सन बिहाइंड क्लाउड राजीव घर आ जाता है। वो अभी भी जया को कुछ भी नहीं कहता। वो रात तक अपने स्टडी रूम में बैठकर अपने ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहता। रात को हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा कुबड़ा चांद पूर्णिमा हंसिया चांद राज के रूम में 9 बजे राजीव रूम में आता। जया बेड पर लेटकर अपना फोन पर देश दुनिया की न्यूज पढ़ रही थी। राजीव फ्रेश होके आता है और अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन लेता है। फिर वो जया के पास कुछ दूरी पर लेट जाता है। जया अपना फोन साइड में रखकर राजीव की तरफ करवट लेके उसे कहती है, तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है? राजीव जया की तरफ करवट लेके उसे पूछता है, तुम्हें कुछ सुनना है मेरे मुंह से? जया उसे कहती है, नहीं, मुझे लगा सुबह के लिए तुम मुझे कुछ कहोगे। राजीव हंसते हुए कहता है, तुम चाहती हो मैं तुम पर गुस्सा करूं, हमारे बीच में लड़ाई हो? जया उसे कहती है, लड़ाई नहीं पर बातचीत तो होनी चाहिए ना, एक साथ रहते हैं हम, इस चुप चुप रहने में क्या मजा आएगा? तुम तो मुझसे कोई बात ही नहीं करते हो, मैं बोर हो जाती हूँ हमारे रूम में चुप चुप बैठकर। राजीव जया की को कहता है, ठीक है लड़ाई करते हैं हम, तो तुमने मेरी कटोरी में जानबूझकर नमक डाला था, वो भी इतना सारा, जान क्यों किया तुमने ऐसा? जया उसे खुश होके कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। राजीव उसे कहता है, मजाक मजाक में बस नमक ही मिलाना, कभी जहर नहीं मिलाना। जया उसे पूछती है, आज नमक मिलाया है, क्या पता कल को जहर मिला दिया तो कभी खा लोगे तुम? राजीव उसे कहता हूं, तुम अपने हाथों से बनाकर दोगी तो खा लूंगा, तुम्हारे हाथ से तो मरना भी मंजूर है मुझे। जया उससे पूछती हो, सबके सामने क्यों नहीं बताया? तुम्हें पूरी खीर खाने की जरूरत नहीं थी, तभी कह देते कि मैंने खीर में नमक मिलाया है। राजीव उसे कहता है, पहली बार तुमने मेरे लिए कुछ बनाया था, मना कैसे करता तुम्हें? तुम्हारी बेइज्जती थोड़ी ना होने देता सबके सामने, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। खीर अच्छी बनी थी तुमने, बस नमक दूध से ज्यादा डाला था तुमने, अगली बार किचन में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। राजीव अपनी आंखें बंद कर लेता है। जया राजीव को देखते हुए अपने मन में सोचती है, कुछ ज्यादा ही नमक तो नहीं डाल दिया था ना मैंने इसकी खीर की कटोरी में? आधी कटोरी ज्यादा थोड़ी होती है, एक कटोरी के लिए किस मिट्टी का बना है ये? इतना नमक वाला खाना खाकर भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। मेरे प्यार में सच में पागल हो गया है क्या ये? ऐसे ही चलता रहा तो क्या मजा आएगा इसे तंग करने में, तरस और आने लगेगा मुझे इस पर। इसे तो कोई फर्क ही है पड़ रहा मेरे कुछ भी करने से। मुझे तो लगा था ये मुझे तंग करेगा, मैं इसे तंग करूंगी तब मजा आएगा हमारे रिश्ते में, इसे तो कोई मतलब ही नहीं है।
ये तो कभी गुस्सा ही नहीं करता मुझ पर, जब देखो तब मुझसे प्यार से बात करता रहता है, क्यूट डेविल कहीं का। जया भी राजीव को देखते देखते सो जाती है। अगले दिन 6। जया और राजीव आज वापस राज विला वापस जा रहे थे। पूरा सिंह परिवार हाल में खड़ा था। जया पायल जी को कहती है, मोम मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। पायल जी जया को कहती है, जब भी हमारी याद आए तब आ जाना, 15 मिनट का रास्ता ही तो है। जया राजीव को कहती है, राजीव मैं यहीं रुक जाओ सभी के साथ, तुम जाओ अपने घर, मुझे यहीं रहना है। ये भी तो तुम्हारा ही घर है, मुझे तुम्हारे उस गुफा जैसे घर में नहीं रहना, अपने ससुराल वालों के साथ रहना है। पायल जी राजीव को कहती है, दोनों रुक जाओ यहाँ रहने में तुझे क्या प्रॉब्लम है। संजय भी राजीव को कहता है, हाँ भाई आपको आपके घर में जाना है तो जाओ, भाभी को क्यों ले जा रहे हो, भाभी का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपसे भी ज्यादा। महावीर जी भी राजीव को कहते हैं, रहने दे जया को थोड़े और दिन यहाँ, इसका उतना मन है तो। राजीव उन सभी की बातों की इग्नोर करते हुए जया को कहता है, जान मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, 2 मिनट में सबको बाय बोलकर आ जाना, लेट हो रही है हमें। राजीव बाहर चला जाता है। जया पायल जी को हक करके कहती है, डेविल कहीं का। जया राजीव के मॉम डैड के पर छूती है और सबको बाय बोलकर बाहर चली जाती है और वो कार में बैठ जाती है। राजीव और जया वापस अपने घर आ गए हैं। जाते ही जया रूम में जाकर सो जाती है। राजीव अपने ऑफिस चला जाता है। अगले दिन 7 रात को जया और राजीव खाना खा रहे थे। जया राजीव से पूछती है, तुम्हारे दादाजी ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी थी कि तुम्हें 4 महीने में ही शादी करनी है। राजीव उसे बताता है, मैं अपने दादाजी के बहुत ज्यादा करीब था, अपने दिल की सारी बातें बताता था उनको। 5 महीने पहले जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम्हारे बारे में भी बताया था मैंने उनको कि तुम मुझे पसंद हो, पर मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था। जया उसे पूछती है, रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहते थे तुम। राजीव उसे कहता है, बताया तो था, मैं नहीं चाहता था तुम मेरी कमजोरी बनो। दादाजी ने मुझे कहा शादी कर लूं मैं तुमसे, पर मैंने मना कर दिया उनको। उन्होंने कहा उनको लग रहा है उनका आखिरी वक्त आ गया है, उनके मरने से पहले मैं शादी कर लूं। पर मेरा शादी का बिल्कुल इरादा नहीं था, तो उन्होंने मरने से पहले ऐसी वसीयत लिख दी कि मुझे अपने 28वें बर्थडे से पहले शादी करनी ही है। उनको डर था कहीं तुम किसी और से शादी ना कर लो, और उनको पता था मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ खुश रहूंगा, और कुछ नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी के लिए तो मैं शादी कर ही लूंगा। जया उसे कहती है, तो तुमने मुझसे प्रॉपर्टी के लिए शादी की है। राजीव उसे कहता है, तुमसे प्यार करता हूं तब शादी की है मैंने तुमसे। खाना खाकर जया अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। उसे पता था राजीव रूम में नहीं आएगा सोने के लिए, वो कल भी नहीं आया था। जया भी नहीं चाहती थी राजीव कभी भी उसके करीब आए। बड़ी इलिए अब उसने राजीव को रूम में सोने के लिए ही कहना ही छोड़ दिया था। अगले दिन 8 सुबह जया नहाकर तैयार होकर नीचे आती है। उसके ब्लू कलर की सिफ्रोन की साड़ी पहन रखी थी, बालों को खुला छोड़ रखा था उसने, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में पायल, हाथ में ब्लू चूड़ियां पहन रखी थी उसने, गले ने अपना स्क्रॉफ डाल रखा था। जया घर के बाहर जाने लगती है। राजीव जो हॉल में सोफे पर बैठा था उसके पास आकर उसको पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम। जया उसे बताती है, ऑफिस जा रही हूँ। राजीव उसे कहता है, नहीं जाना। जया उसे पूछती है, क्यों नहीं जाना। 7 दिन हो गए मुझे काम पर गए हुए, मुझ पर मेरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, सारा घर का बोझ मैं चाचा पर नहीं डाल सकती, मेरा जाना जरूरी है। राजीव उसे कहता है, नहीं जा सकती तुम घर पर ही रहोगी। जया उसे खुश होके कहती है, डेविल कितने रोमांटिक हो तुम चाहते हो हम घर पर रहकर साथ में रोमांस करें, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, मैं तो तुम्हें अनरोमांटिक समझती थी, तुम तो। राजीव उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, हम नहीं तुम अकेली रहोगी घर में, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, 1 साल के बाद जहां जाना है चली जाना। जया उनके पास आती है तो राजीव थोड़ा दूर हो जाता है। जया उससे पूछती है, तुम मुझसे हर समय दूर भागते क्यों रहते हो, ना मुझे ऑफिस जाने दे रहे हो, ना ही अपने पास आ रहे हो, प्यार तो करते हो ना तुम मुझसे। राजीव उसे कहता है, करता हूं प्यार पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जया उसे कहती है, टाइम क्यों चाहिए, मुझे पत्नी नहीं मानते क्या तुम अपनी। राजीव उसे कहता है, मानता हूं पर मुझे लोगों को टच करना बर्दाश्त नहीं होता है। जया अपनी इंडेक्स फिंगर से उसकी बाजू को टच करते हुए कहती है, पर मैं तो तुम्हारी वाइफ हूं, लोग थोड़ी ना हूं मैं, मुझसे जबरदस्ती ही सही, शादी तो की है ना तुमने, तुम लो अपना टाइम, जितना तुम्हें लेना है, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं, पर ऐसे घर पर अकेली रहूंगी तो तुम्हारी याद आएगी, तो सोचा ऑफिस ही चली जाती हूँ। राजीव उसकी उंगली को अपनी बाजू से हटाए हुए कहता है, ठीक हो जाओ, पर कहीं भी भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, शेरा तुम्हारे ऑफिस के बाहर ही रहेगा। जया उसे कहती है, ठीक है, मैं तो कहती हूँ तुम ही मुझे छोड़ दो मेरे ऑफिस में अपनी कार से, फालतू में भाई को परेशान करोगे, तुम ही पूरा दिन मुझ पर नजर रख लो ना, क्या पता ऑफिस से भाग जाऊं मैं।
राजीव उसे कहता है, नहीं मेरी कार से नहीं जा सकते हम, मुझ पर एक दो बार अटैक हो चुके हैं, राइवल कंपनी के, अभी भी अटैक हो सकता है, तुम्हें सेफ रखना ज्यादा जरूरी है मुझे। जया उसे कहती है, मुझे अपनी स्कूटी चाहिए, उस पर ही जाना हुई मुझे ऑफिस। राजीव उसे कहता है, 10 मिनट में बाहर आ जाएगी तुम्हारी नई स्कूटी। जया शेरा एक साथ अपने ऑफिस चली जाती है। जया अपनी नई स्कूटी से जा रही थी, उसने धूल मिट्टी से बचने के स्क्राफ लगा रखा था अपने मुंह पर। शेरा राजीव की कार से उसके पीछे पीछे जा रहा था। राजीव अपने ऑफिस चला जाता है। जया अपने ऑफिस दी न्यूज टाइम्स आ जाती है। उज्जवल जया को अपने केबिन से देख रहा था। उसको जया की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि वो पिछले 7 दिनों से ऑफिस नहीं आई थी और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। जया के ऑफिस के अंदर आते ही उसके सामने उज्जवल आ जाता है। उज्जवल जया को कहता है, इतने दिनों तक कहाँ थी तुम, ना ही तुम्हारा फोन लग रहा है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, बिना बताए कैसे कहीं जा सकती हो तुम? एक हफ्ते के लिए कम से कम मुझसे छुट्टी तो लेनी चाहिए ना पहले। जया अपने केबिन में जाते हुए उसे कहती है, 7 दिन पहले मेरी शादी हो गई थी, फिर कुछ दिन ससुराल में थी। अपने ससुराल वालों ने इतना प्यार दिया कि ऑफिस आने का मन ही नहीं हुआ। मेरे बॉस, रही बात आपको नहीं बताने की, तो शादी के अगले दिन मेरे पति ने मुझे नया फोन दिया था, उसमें पुराना सिम कार्ड नहीं था और तुम्हारा नंबर भी याद नहीं था मुझे, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बता पाई मैं। 7 दिन के पैसे काट लेना मेरा। उज्जवल उसे कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? सुबह सुबह तुम्हें मैं ही मिला हूं क्या मजाक करने के लिए? शादी वो भी तुमने कर ली। जया अपना स्क्रैफ हटाती है। उज्जवल जया की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख एक दंग रह जाता है। उज्जवल जया को हैरानी से कहता है, तुमने सच में शादी कर ली? जया उसे कहती है, हाँ हो गई मेरी शादी। उज्जवल उसे कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें शादी करनी ही थी तो मुझसे कर लेती। जया उज्जवल को गुस्से में कहती है, तुम्हें कह चुकी हूँ, नहीं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, ना ही मैं शादी करना चाहती हूँ। उज्जवल उसे कहता है, तो किसी और से क्यों की तुमने शादी? जया उसे कहती है, मेरी शादी राजीव सिंह से हुई है। उज्जवल उसे हैरानी से कहता है, उस डेविल से शादी की है तुमने? जया उसे कहती है, उसने की है मुझसे जबरदस्ती शादी, मैं क्यों करूंगी उससे शादी? उठा कर ले गए उसके आदमी मुझे और उसने मेरे साथ शादी कर ली। उज्जवल उसे कहता है, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? जया उसे कहती है, तुम्हें लगता है क्या पुलिस उसका कुछ बिगाड़ सकती है? उज्जवल उसे कहता है, जया भाग जाओ यहां से। जया उसे कहती है, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं यहां से भाग गई तो वो डेविल मेरे पूरे परिवार को मार देगा। उज्जवल उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है, मुझसे शादी कर लो, हम कहीं दूर चले जाएंगे, तुम्हारे परिवार को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। जया गुस्से में अपने हाथ पीछे करके उसे कहती है, अपनी फालतू बकवास बंद करो, वो 2 कम थे क्या? अब तुम भी मेरी जान के पीछे पड़ गए हो, मुझे कोई चैन से जीने देगा क्या? उज्जवल उसे कहता है, तो क्या तुम पूरी जिंदगी उसका जुल्म सहोगी? जया उसे कहती है, मुझ पर कोई जुल्म नहीं करता वो, मेरे साथ तो सही ही रहता है, वो बहुत प्यार से रखता है मुझे, क्या पता नाटक करता है या क्या, मुझे तो बोलता है कि मुझसे प्यार करता है, मुझे तो डर है कहीं मुझे उससे प्यार ना हो जाए, उसके प्यार को देखकर। उज्जवल उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि वो डेविल किसी को प्यार कर सकता है? ये ही अच्छा मौका है, उसके खिलाफ सबूत जुटाओ और उसे जेल में डलवा देते हैं, तुम भी उससे आजाद हो जाएगी, उसके करीब जाओ, उसे तुम पर शक भी नहीं होगा। उज्जवल उसे अपना पूरा प्लान बताता है। अगले दिन 9 सुबह सन बिहाइंड क्लाउड्स क्लाउड जया और राजीव ब्रेकफास्ट कर रहे थे। खाना खाते खाते जया राजीव से पूछती है, डेविल एक बात बताओ, तुम अपने दादाजी के मरने पर उनसे मिलने क्यों नहीं गए थे? तुमने कहा था ना तुम उनके बहुत ज्यादा करीब थे, डैड को जरूरत थी तुम्हारी उस वक्त, उन्होंने अपने पापा को खोया था उस वक्त, घर के बड़े बेटे होने की वजह से तुम्हारा ये फर्ज था कि तुम सारी जिम्मेदारियों को निभाओ। ऐसे टाइम पर तो दुश्मन भी मिलने आ जाते हैं, तुम तो सगे पोते थे उनके, तुम तो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भी नहीं गए थे, ऐसा क्यों? राजीव उसे कहता है, क्योंकि मुझे उन्होंने ही माना कर दिया था उसके आखिरी दर्शन करने के लिए। उनके मरने के 1 दिन पहले मैं उनसे मिलने गया था, तब उन्होंने मुझे कहा था अगर वो मार जाए तो मैं ना आऊं। जया उससे पूछती है, ऐसा क्यों? तुमसे नाराज थे वो क्योंकि तुमने मुझसे शादी के लिए उनको माना कर देता था? राजीव उसे कहता है, नहीं नाराज तो कभी नहीं थे, क्योंकि वो मुझे समझते थे, उनको पता था मैं उनको उस हाल में नहीं देख पाऊंगा और मुझे संभालने के लिए कोई नहीं होगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा मैं। जया उसे कहती है, एक बात बताओ, तुम सबसे इतनी दूरी क्यों रखते हो? मॉम डैड भाई सभी तुमसे प्यार करते हैं, तुम भी करते हो उनसे प्यार, फिर जताते क्यों नहीं हो? राजीव उसे कहता है, मुझे नहीं पता, बस मुझे किसी के पास जाना पसंद नहीं है, अकेला रहना पसंद है मुझे। जया उसे कहती है, मेरे साथ क्यों रहते हो तो तुम? राजीव उसे कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार। जया उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, हाँ हाँ पता है प्यार करते हो तुम मुझसे, बहुत सुन लिया, अब खाना खाओ। खाना खाकर राजीव अपने ऑफिस जाने लगता है। जया उसे पीछे से कहती है, डेविल मुझे तुम्हारा ऑफिस देखना है।
मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मेरे ऑफिस की आज छुट्टी है, घर पर बोर हो जाऊंगी मैं। राजीव उसे कहता है, नहीं आ सकती तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस। जया उसे कहती है, क्यों नहीं आ सकती, मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे अपने ऑफिस में नहीं लेकर जा सकते हम। राजीव उसे कहता है, जान तुम बोर हो जाओगी ऑफिस में। जया उसे नाराज होके कहती है, इतना ही प्यार करते हो क्या तुम मुझसे, प्लीज मुझे देखना है तुम्हारा ऑफिस। मैं जब तुम जैसे बोरिंग इंसान के साथ बोर नहीं होती तो तुम्हारे ऑफिस में क्या बोर होंगी। अगर तुम मुझे ऑफिस नहीं लेकर गए तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। राजीव उसे कहता है, ठीक है चलो, पर पूरे टाइम शेरा के साथ ही रहना। जया खुश होकर राजीव को हक करके कहती है, थैंक यू डेविल, मेरा हमेशा से ये दिल की तमन्ना थी कि मैं कोई बड़ा सा ऑफिस देखूं, अच्छा हुआ मेरी शादी तुमसे हो गई। जया और राजीव राज विला के बाहर आ जाते हैं। जया और राजीव एक कार में बैठ जाते हैं। कार स्टार्ट हो जाती है। राजीव की कार के आगे 5 बॉडीगार्ड की कार जा रही थी और पीछे भी 5 बॉडीगार्ड की कार जा रही थी। रोज राजीव इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस नहीं जाता है, पर राजीव जया की सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, इसीलिए आज वो इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस जा रहा था। लगभग आधे घंटे में को दोनों राजीव के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। जया के लिए शेरा कार का डोर खोलता है। जया कार के बाहर आ जाती है। वो राजीव के ऑफिस की बिल्डिंग को देखती ही रह जाती है। राजीव के ऑफिस की बिल्डिंग 50 मंजिला थी। वो दोनों अंदर जाते हैं। जया बस राजीव के ऑफिस को देख रही थी, जो काफी सुंदर था। सभी एम्प्लॉय जया को राजीव को साथ देखकर समझ गए थे कि वो उनकी लेडी बॉस है। राजीव जया को लिफ्ट से अपने केबिन में लेकर जाता है। राजीव जया को काउच पर बैठने के लिए कहता है। जया काउच पर बैठकर राजीव के केबिन को देखने लगती है। राजीव अपना काम करने लगता है। कुछ बॉडीगार्ड ऑफिस के बाहर ही थे, कुछ राजीव के केबिन के बाहर थे। राजीव का असिस्टेंट तरुण उनके केबिन में आता है, जो जया और राजीव को ग्रीट करता है। तरुण राजीव से वर्क रिलेटेड बात कर रहा था, तभी जया तरुण को उसको राजीव को पूछती है, राजीव ये कौन है। राजीव जया को कहता है, जान ये मेरा असिस्टेंट है। राजीव और तरुण फिर से बात करने लगते हैं। जया तरुण से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। तरुण उसे कहता है, मैम मेरा नाम तरुण है। जया उसे पूछती है, डेविल पूर्व दिन तुम्हारे साथ रहता है। तरुण कंफ्यूजन में जया से पूछता है, डेविल कौन है मैम। जया राजीव की तरफ इशारा करके कहती है, डेविल तुम्हारा बॉस, मेरे हस्बैंड राजीव सिंह। अपने बॉस के लिए उनकी वाइफ के मुंह से डेविल नाम सुनकर तरुण को हंसी आने लगती है। उसको हंसते देखकर राजीव उसको घूर को देखता है। जब तरुण को राजीव की नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस होती है तो इसकी सारी हंसी गायब हो जाती है। जया उसे फिर से कहती है, बताओ ये डेविल पूरा दिन तुम्हारे साथ रहता है। तरुण कुछ भी नहीं कहता, उसे राजीव का डर लग रहा था। जया तरुण की शिकायत करते हुए राजीव को कहती है, देखो डेविल तुम्हारा ये असिस्टेंट मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। इसको कहो मैं इसकी लेडी बॉस हूँ, इसको मेरी बात माननी होगी और मेरी बातों का जवाब भी देना होगा। राजीव तरुण को कहता है, तुम्हारी मैम जो पूछ रही है उस बात का जवाब दो। तरुण को हैरानी हो रही थी, जया राजीव को डेविल कह रही थी, पर राजीव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जया तरुण को कहती है, अब दो जवाब। तरुण उसे कहता है, जी मैम बॉस पूरा दिन मेरे साथ ही रहते हैं। जया उसे पूछती है, राज विला आने से पहले कहीं और भी जाता है क्या ये। तरुण ना में सर हिलाता है। जया उसे पूछती है, मुझसे पहले इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। तरुण फिर से न में सर हिलाता है। जया उससे पूछती है, किसी और लड़की से मिलता है ये। तरुण फिर से न में सर हिलाता है। जया उसे कहती है, किसी लड़की की तरफ देखे भी न ये तो मुझे बता देना। तरुण हाँ में सर हिलाता है। जया उसे कहती है, अपना नंबर दो मुझे, इसका नंबर कभी नहीं लगेगा तो तुम्हें ही फोन करूंगी मैं। तरुण राजीव की तरफ देखता है। राजीव उसको आंख से इशारा करता है उसका नंबर देने के लिए। तरुण जया को अपने नंबर दे देता है। जया उसका नंबर सेव कर लेती है। राजीव तरुण को कहता है, वो जो नेक्स्ट वीक मीटिंग होने वाली है उसकी सारी इंफॉर्मेशन। जया राजीव को कहती है, राजीव मुझे भूख लग रही थी। राजीव किसी को फोन करता है जया के लिए स्नैक्स लाने के लिए। 5 मिनट बाद जया के लिए बहुत सारा खाने का सामान आ जाता है। जया राजीव को कहती है, राजीव तुम भी आओ मेरे साथ खाना खाओ। राजीव जो तरुण को कुछ इंस्ट्रक्शन से रहा था, जो जया को कहता हूँ, जान मुझे भूख नहीं है, मैं घर से खाकर आया था, तुम खा लो। जया उसके पास मैफिन की प्लेट लेकर उसके पास आकर उसके गोद में बैठकर कहती है, मेरा आज भी किसी को अपने हाथों से खाना खिलाने का मन कर रहा है। तुम मेरे पति हो तो तुम्हें ही खिलाऊंगी ना, तुम्हें खाना पड़ेगा। राजीव तरुण की तरफ देखता है। तरुण जल्दी से राजीव के केबिन के बाहर चला जाता है। केबिन के बाहर शेरा था। तरुण शेरा को कहता है, ये बॉस को क्या हो गया। शेरा उसे कहता है, बॉस को प्यार हो गया है। जया अभी भी राजीव की गोद में बैठी थी। वो अपने हाथ में माफिन लेती है और राजीव की उसको खाने का इशारा करती है अपनी आंखों से। राजीव जया के हाथ से एक बाइट लेता है।
राजीव उसे कहता है, अब तुम खा लो। जया उसे कहती है, मैंने तो तुम्हें खिला दिया, तुम भी मुझे खिलाओ। राजीव उसे कहता है, पहले तुम मेरी गोद से उठ जाओ, फिर खिला दूंगा मैं तुम्हें। जया नामे सर हिलाकर कहती है, नहीं, मुझे यही बैठना है, तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओ। राजीव प्लेट से मफीन लेता है और जया को खिलाने लगता है। राजीव उसे कहता है, अब खा लिया ना, अब मुझे काम करने दो, जाओ तुम शेरा के साथ ऑफिस में घूम लो। जया प्लेट को टेबल पर रखकर राजीव के सीने पर सर रख लेती है। जया की इतनी ज्यादा करीबी से राजीव के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। राजीव जया को कहता है, जान ये क्या कर रही हो तुम? जया अपनी आंखें बंद करके राजीव को कहती है, खाना खाने के बाद मुझे नींद आती है, मुझे काउच पर नहीं सोना, यहाँ पर मुझे अच्छी नींद आ रही है, तुम कर लो अपना काम, मैं नहीं करूंगी तुम्हें डिस्टर्ब। राजीव उसे कहता है, जान तुम ऐसे बैठे रहोगी तो कैसे काम करूंगा मैं? मेरे केबिन के अटैच रूम है, उसमें सो जाओ तुम। जया राजीव को कुछ भी नहीं बोलती है। वो अपने मन में कहती है, तलाक तो तुम्हें मुझे देना ही होगा। वो बस इसे ही राजीव की गोद में उसके सीने पर सर रखकर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद राजीव को महसूस होता है जया को नींद आ गई है। वो राजीव की गोद में छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। जया के इतने करीब रहने से राजीव भी अपने काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहा था। जब राजीव को कुछ भी समझ में नहीं आता तब वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में उसको भी नींद आ जाती है। जया नींद में कुछ ज्यादा ही हिल रही थी, वो गिर न जाए इसीलिए राजीव उसको नींद में हक कर लेता है। 2 घंटे बाद ट्यूलिप राजीव का फोन रिंग होता है, जिससे उन दोनों की ही नींद खुल जाती है। जया अपनी आंख खोलकर अपने आसपास देखती है। वो देखकर चौंक जाती है कि वो राजीव की गोद में बैठकर सो रही थी और उसके इतने करीब थी। उसे लगा था राजीव उससे तंग आकर उसको डांटकर अपनी गोद से उठा देगा, पर राजीव ने इस कुछ भी नहीं किया था। राजीव के सीने पर सर रखकर जया को सुकून की नींद आई थी। जया जल्दी से उसकी गोद से उठ जाती है। वो अपनी साड़ी ठीक करती है जो सोने की वजह से खराब हो गई थी। राजीव अपना फोन रिसीव करता है। जया राजीव की तरफ बिल्कुल नहीं देखती है। जया उसे कहती है, मैं बोर हो रही हूँ, मैं भाई के साथ घर जा रही हूँ। वो बिना राजीव का जवाब सुने उसके केबिन से बाहर चली जाती है। इस वक्त राजीव के केबिन के बाहर कोई बॉडीगार्ड नहीं था। राजीव और जया तो केबिन के बाहर आ नहीं रहे थे, इसीलिए शेरा कुछ देर के लिए चाय काफी पीने के लिए चला गया था। जया अपने मन में सोचती है, जया क्या जरूरत थी उसकी गोद में सोने की, वो तो परेशान हो भी नहीं रहा, आराम से सो रहा था वो मेरे साथ। भाई कहाँ गए? नीचे होंगे वो। जया लिफ्ट में चली जाती है। राजीव अपने केबिन के बाहर आता है। उसे तरुण ने फोन किया था, उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्लाइंट आ गए थे। राजीव अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। उसकी मीटिंग आधा घंटा चलती है। वो वापस अपने केबिन में आ जाता है। केबिन के बाहर शेरा खड़ा था। राजीव शेरा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान के साथ रहने के लिए कहा है ना मैंने तुम्हें, वो सैफली घर पहुंच गई ना? शेरा उसे हैरानी से कहता है, मैम तो आपके साथ है ना सर। शेरा की बात सुनकर राजीव शॉक हो जाता है। वो जल्दी से जया का फोन ट्राई करता है, पर उसका फोन नेटवर्क कवरेज के बाहर बता रहा था। राजीव गुस्से में शेरा को कहता है, तुम कहाँ थे जब जान मेरे केबिन से बाहर आई थी? शेरा घबराते हुए उसे कहता है, सर मुझे नहीं पता मैम कहाँ, मैंने नहीं देखा मैम को, हो सकता है वो ऑफिस में ही हो, ऑफिस देख रही हो। राजीव उनको वॉर्न करते हुए कहता है, आधा घंटा हो गया है उसको गए हुए, मुझे नहीं पता वो अपनी मर्जी से गई है या कोई और वजह है, पर अगर उसको कोई भी खतरा हुआ तो तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। शेरा सभी बॉडीगार्ड जया को ऑफिस में ढूंढने लग देता है। राजीव घर पर फोन करता है कि क्या जया वहां आई है, पर वो अभी तक घर नहीं पहुंची थी। शेरा ऑफिस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को फोन करता है कि ये पता लगाए कि क्या जया इस वक्त ऑफिस में है या बाहर गई थी, और उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करे जया इस वक्त कहाँ है। तभी वहां तरुण आता है। वो राजीव को इतनी टेंशन में देखते हुए शेरा से धीरे से पूछता है, क्या हुआ सर को? पर शेरा खुद भी जया के लिए परेशान था। वो उसे कोई जवाब नहीं देता है। उसे इस वक्त अपनी जान की कोई परवाह नहीं हो रही थी। उसे जया के लिए डर लग रहा था। शेरा राजीव को कहता है, सर हो सकता मैम अपने चाचा चाची के घर या बड़े सर के घर में हो। राजीव सिंह विला के गार्ड को फोन करके पूछता है कि क्या जया वहां आई है, पर वो मना कर देते हैं। तभी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट शेरा को कॉल पर बताते हैं कि जया के ऑफिस से बाहर जाने की कोई फुटेज नहीं है और उसके फोन की लोकेशन भी यही की दिखा रहा है। बाहर के गार्ड ने भी बताया कि जया ऑफिस के बाहर नहीं आई थी। शेरा राजीव को कहता है, सर मैम ऑफिस के बाहर नहीं गई है और उनके फोन की लोकेशन भी यही की आ रही है। शेरा को फिर से सिक्योरिटी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि जया के लिफ्ट के अंदर जाने की वीडियो है और बाहर आने की वीडियो नहीं है। शेरा ये बात सुनकर समझ जाता है जया लिफ्ट में फंस गई है। शेरा राजीव को कहता है, सर मैम लिफ्ट में है, वो वहां फंस गई है। वो सभी जल्दी से लिफ्ट के पास जाते हैं। उसको खोलने की कोशिश करते हैं, पर लिफ्ट नहीं खुलती है। राजीव लिफ्ट के दरवाजे को पीटते हुए कहता है, जान तुम अंदर हो क्या? अगर तुम अंदर हो तो प्लीज मुझे आवाज लगाओ। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है
ऑफिस में 2 लिफ्ट थी, वहां पर एक बाकी एम्प्लॉय के लिए और एक राजीव के लिए, जिसको बस राजीव, तरुण और सिंह फैमिली ही यूज कर सकते थे। ऑफिस वालों ने 20 मिनट पहले ही लिफ्ट ठीक करने वालों को बुला लिया था, पर वो अभी तक नहीं आए थे। सभी वर्कर को पता था लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रही है, इसीलिए वो सभी सीढ़ियों का यूज ही कर रहे थे सुबह से। तभी राजीव और शेरा के फोन पर कुछ मैसेज आते हैं जो आधे घंटे पहले जया ने उसे भेजे थे, जिनमें ये लिखा था, डेविल मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ, यहाँ अंधेरा हो रहा है, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा, कुछ करो, मुझे यहाँ अंधेरे में डर लग रहा है। भाई मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ, ये बंद हो है, बहुत देर हो है, ये नहीं चल रही है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। जया का मैसेज देखकर राजीव और शेरा जल्दी से लिफ्ट को अपने हाथ से ही खोलने की कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे लिफ्ट खुलने लगती है। राजीव और शेरा पूरी ताकत लगा देते हैं इस लिफ्ट को खोलने के लिए। लिफ्ट खुल जाती है। जया लिफ्ट के अंदर डरी हुई सी बैठी थी, अपने घुटनों को मरोड़कर मुंह छुपाकर रो रही थी। राजीव जल्दी से जया के पास जाता है। लिफ्ट खुलने की आवाज से जया राजीव को देखती है, वो राजीव को देखती है। राजीव बिना कुछ सोचे जया को गोद में उठा लेता है और उसको अपने केबिन में लेकर जाता है और तरुण को कहता है डॉक्टर को कॉल करने के लिए। राजीव अपने प्राइवेट रूम में जया को लेकर आता है और उसको बेड पर लेटा देता है। जया अभी भी डरी हुई थी, वो कांप रही थी। राजीव उसके हाथ को रब करके उसको कहता है, जान मैं आ गया हूँ, सॉरी तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए, अब तुम सेफ हो। जया राजीव को हग कर लेती है और उसको रोते हुए कहती है, उसका प्लान कामयाब हो रहा है, वो मुझे नहीं जीने देगा। मुझे नहीं पता था वो मुझे ऐसे मरना चाहता है क्या, क्यों मुझे रोज रोज मार रहा है, एक बार में ही मार देना। राजीव उसे कहता है, जान कौन मार रहा है तुम्हें? जया कुछ भी नहीं कहती, वो बस रो रही थी। तभी शेरा और तरुण उसके केबिन में आकर तरुण रूम के बाहर से उसको कहता है कि डॉक्टर आ गए हैं। राजीव उसको उनको अंदर लाने के लिए कहते हैं। जया अभी भी राजीव को हक किए रो रही थी। राजीव उसके सर पर हाथ फेर कर उसको कहता है, जान डॉक्टर आए हैं, वो तुम्हें चेक करेंगे। जया ना में सर हिलाती है, वो अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरा ने डॉक्टर को पहले ही सब समझा दिया था जया को क्या प्रॉब्लम हुई है। डॉक्टर जया को ऐसे ही चेक करके नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो कुछ देर आराम से सो जाए। शेरा, तरुण और डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। जया राजीव की बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह बस सो रही थी। उसके लिए अभी सबसे सेफ प्लेस ये ही था। राजीव जया को लेटाने की कोशिश करता है, पर जया ने कसकर राजीव को पकड़ रखा था। राजीव भी फिर उसको खुद से दूर नहीं कर रहा था। उसे पता था जया को अभी किसी के सपोर्ट की जरूरत है। राजीव को खुद कर गुस्सा आ था जया के प्रति लापरवाही बरतने के लिए। वो बस जया की कही बातें के बारे में सोच रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था जया को किससे खतरा है। शाम को जया की आंख खुलती है। उसके अभी भी राजीव को हक कर रखा था। अपने आसपास अंधेरा देखकर वो फिर से डर जाती है। वो उठने की कोशिश करती है। उसके मूवमेंट से राजीव समझ जाता है जया उठ चुकी है। राजीव उसके सर पर हाथ फेर कर उसको कहता है, जान डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो। जया उसको कहती है, राजीव लाइट क्यों बंद कर रखी है तुमने, प्लीज लाइट जलाओ, मुझे डर लग रहा है। राजीव उसे कहता है, तुम अपने डर से बाहर निकलो, कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैं हूँ। राजीव की आवाज सुनकर जया का थोड़ी शांत होती है। वो अपनी आंखें करके ऐसे ही बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद राजीव उसको पूछता है, अभी भी डर लग रहा है क्या तुम्हें? जया उसे कहती है, मुझे हमारे राज विला जाना है, अभी नहीं रहना तुम्हारे ऑफिस में। राजीव जया को खुद से दूर करने की कोशिश करता है। जया उसको कसकर पकड़ कर कहती है, पहले लाइट जलाओ। राजीव लाइट जला देता है। जया और राजीव रूम के बाहर आकर केबिन के भी बाहर आ जाते हैं। केबिन के बाहर शेरा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। उन दोनों को देखते ही जल्दी से जया के पास आता है और वो जया से पूछता है, मैम आप ठीक हो? जया उसको हक करके उसे कहती है, भाई आप कहाँ चले गए थे? मैसेज भी किया था मैंने आपको, पर नेटवर्क ही नहीं था मेरे फोन में। शेरा उसे कहता है, मैं तो यही था, सर ने आपको कहा है ना कहीं भी बिना बताए जाने के लिए, आपको कुछ जाता तो। अब ठीक हो ना आप? जया उसे कहती है, आप मेरी चिंता नहीं करो, मैं अब ठीक हूँ, बस सर भारी हो रहा है। शेरा को जया से ऐसे बातें करते देखते हुए देखकर राजीव शेरा को सुलगती आंखों से देखने लगता है। राजीव जया को कहता है, जान हमें लेट हो रही है। शेरा और कुछ भी नहीं कहता, बस उसके सर को एक बार प्यार से सहला देता है और जल्दी से जया से दूर हो जाता है। उसको पता था राजीव उससे बहुत ज्यादा नाराज है और आज वो उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। उसकी लापरवाही की वजह से ही जया इस मुसीबत में फंसी थी। राजीव जया को लिफ्ट के पास लेकर जाता है और लिफ्ट का बटन दबाता है। जया राजीव को कहती है, मुझे लिफ्ट से नहीं जाना, सीढ़ियों से चलो। राजीव उसकी बात नहीं सुनता और लिफ्ट में एंटर करता है। वो नहीं चाहता था जया के मन में हमेशा के लिए डर बैठ जाए लिफ्ट के लिए। जया कसकर राजीव का हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर में वो दोनों ऑफिस के बाहर आकर घर के लिए चले जाते थे। जया कार में कुछ नहीं कहती है, वो बस बाहर देख रही थी।
राज विला आकर राजीव और जया उन दोनों के रूम में आ जाते हैं। जया जाते ही बेड पर लेट जाती है और सो जाती है। राजीव फ्रेश होने के लिए चला जाता है। राजीव घर के कंफर्टेबल कपड़े पहन लेता है। वो जया को देखता है जो आराम से सो रही थी। राजीव जया और अपने लिए उनके रूम में ही खाना मंगा लेता है। कुछ देर बाद सर्वेंट खाना लेकर आते हैं। राजीव उसे खाना रखने के लिए कहता है। सर्वेंट्स खाना रखकर चले जाते हैं। राजीव जया के पास बैठकर उसको कहता है, जान डिनर का टाइम हो गया हूँ, खाना खा लो। जया नींद में कहती है, डेविल सोने दो ना, मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। राजीव उसे कहता है, जान तुम सुबह से सो रही हो, डिनर करके फिर से सो जाना। भूख तो जया को लग रही थी तो वो उठ जाती है। जया और राजीव खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद सर्वेंट आकर खाली बर्तन लेकर चले जाते हैं। जया फिर से लेट जाती है। राजीव उसके पास बैठकर उसको पूछता है, जान तुम्हें अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है? जया अपनी आंख बंद करके कहती है, राजीव मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ मुझे अंधेरे से डर क्यों लगता है, मुझे बातों को रिपीट करना पसंद नहीं है। राजीव उसको फिर से पूछता है, तुम किसकी बात कर रही थी, किससे खतरा है तुम्हें? जया उससे कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, तुम भी सो जाओ। राजीव उससे पूछता है, कौन मरना चाहता है तुम्हें? जया उसे गुस्से में कहती है, तुमसे खतरा है मुझे, तुमने मुझसे जबरदस्ती मेरी मर्जी के बिना शादी की है, तुमने मुझे अपने घर में कैद करके रखा है, पता चल गया किससे खतरा है मुझे। जया थोड़ी देर चुप हो जाती है, फिर राजीव को फिर से डांटते हुए कहती है, सोचा था तुम्हारे ऑफिस में आराम से मजे करूंगी, कैसी खटारा लिफ्ट लगा रखी है तुमने अपने ऑफिस में, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया तुम्हारी उस घटिया लिफ्ट की वजह से। अब तुम फालतू सवाल पूछकर मुझे परेशान नहीं करो, सोने दो मुझे, नींद आ रही है मुझे, जाओ यहां से। जया करवट बदलकर सो जाती है। राजीव बाहर जाने लगता है। जया के दिमाग में एक बात आती है, वो उसको पीछे से आवाज लगाकर उसके पास बैठने के लिए कहती है। राजीव उसके पास बैठ जाता है। जया भी बैठ जाती है और उसे शांति से कहती है, आज जो तुम्हारे ऑफिस में हुआ उसमें भाई की कोई गलती नहीं थी, उन पर गुस्सा नहीं करना। राजीव उसे कहता है, उसने गलती नहीं गुनाह किया है, जिंदा रहने का हक नहीं है उसे अब। जया उसे कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, जो हुआ था उसमें मेरी गलती थी, मैं ही अकेली गई थी लिफ्ट में, लिफ्ट शायद पहले से ही खराब थी, भाई की क्या गलती थी कि मैं लिफ्ट में फंस गई। राजीव उसे कहता है, मेरा सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड है वो, पिछले 5 साल से मेरे साथ काम कर रहा है वो, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी ताकि तुम्हें वो सेफ रख सके, उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। कहा वो जब तुम अकेली लिफ्ट में थी, क्या हालत हो गई थी, कुछ देर लिफ्ट में रहने से तुम्हारी जान जा सकती थी अगर थोड़ी भी देर और हो जाती तो। जया उसे कहती है, राजीव मेरी बात। राजीव उसकी बात सुनने से पहले ही उसे कहता है, मैं अपना फैसला ले चुका हूं। जया उसे गुस्से में कहती है, जिम्मेदारी तो मैं तुम्हारी भी हूं ना, पति हो ना तुम मेरा ध्यान रखना, भाई से ज्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती भी थी, क्योंकि जब मैं तुम्हारे ऑफिस के लिफ्ट में फंस गई थी तब तुम भी तो मेरे साथ नहीं थे। अब बताओ आज जो भी मेरे साथ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ, उसके लिए अपने आप के लिए क्या फैसला लिया है तुमने? राजीव उसे कुछ भी नहीं कहता और बाहर जाने लगता है। जया उसको पीछे से कहती है, भाई को अगर तुमने हाथ भी लगाया तो मेरा भी मारा मुंह देखोगे तुम, मेरी वजह से मेरे किसी अपने की भी जान गई तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी, फिर ढूंढते रहना दूसरी वाइफ शादी करके के लिए और अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। जया और कुछ भी नहीं कहती और लेट जाती है। राजीव उस रूम से चला जाता है। अगले दिन ट्यूलिप 10 जया सुबह सुबह तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो शेरा को आवाज लगा रही थी पर शेरा वहां नहीं आता है। शेरा हमेशा जया के एक आवाज लगाने पर आ जाता है, पर आज नहीं आने पर जया को डर लगने लगता है। जया अपने आप से कहती है, क्या राजीव ने सच में भाई को? जया बोलते बोलते रुक जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसके पैर सीढ़ियों से फिसल जाते हैं। जया सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी पर उससे पहले ही राजीव उसको संभाल लेता है। वो उसको वही सीढ़ियों पर आराम से बैठाता है और सर्वेंट को जया के लिए पानी लाने के लायक कहता है। जया का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। राजीव उसके मुंह पर पानी की छींटे मारता है, फिर उसके मुंह को थपथते हुए उससे पूछता है, जान तुम ठीक हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ध्यान से चलना चाहिए ना, अभी गिर जाती तुम। राजीव की आवाज सुनकर जया अपने होश में आती है। वो उसको रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछती है, क्या किया तुमने भाई के साथ? कहाँ है वो? राजीव उसे कहता है, कुछ भी नहीं किया मैंने तुम्हारे भाई के साथ, तुमने ही कहा था ना नहीं मरना है उसको, नहीं मारा मैंने उसको। जया अपने आंसू पोंछकर उसको कहती है, तो कहाँ है भाई? उनको यहाँ बुलाओ, मुझे अभी देखना है उन्हें। राजीव उसको कहता है, तुमसे नहीं मिलेगा अब वो, उस पर नहीं है अब मुझे विश्वास, तुम्हारे साथ अब से दूसरे बॉडीगार्ड रहेंगे। जया उसे कहती है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कोई नए बॉडीगार्ड। राजीव उसे कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर चली जाना।
जया सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना खाना। जब तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी कोई बात क्यों सुनी। तुम्हारी कैद में हूं, पर तुम्हारी कैदी नहीं हूं मैं। जया अपने ऑफिस चली जाती है। राजीव उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भेज देता है और वो भी अपने ऑफिस चले जाता है। शाम को सन बिहाइंड क्लाउड राजीव अपने ऑफिस से आता है तब जया हाल में सोफे पर बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी। राजीव को देखते ही जया उसको इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जया को ऐसे खुद को इग्नोर करते देखकर राजीव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी अब जया की बातों की आदत हो गई थी, पर वो इस बार जया की बात बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता था, क्योंकि वो उसकी लाइफ के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। रात को हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा कुबड़ा चांद पूर्णिमा हंसिया चांद राजीव जया को डिनर करने के लिए कहता है, पर जया खाना खाने के लिए उसको मना कर देती है और वो सो जाती है। इसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। राजीव ने जया को पिछले 3 दिनों से शेरा से नहीं मिलने दिया था और शेरा को भी माना कर दिया था उससे मिलने के लिए। डे ग्रेटर देन 14 आज भी जया बिना खाना खाए ही ऑफिस जा रही थी। राजीव उसको रोकने के लिए कहता है। जया रुक जाती है। राजीव उससे कहता है, मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो तुम। जया उससे पूछती है, मेरे नाराज होने से, दुखी होने से, खाना न खाने से तुम्हें फर्क पड़ता है। राजीव उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है नहीं पड़ता क्या मुझे फर्क। मैं जो कर रहा हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूं। जया उसे गुस्से में कहती है, मुझे मेरे भाई से दूर रखकर क्या भलाई कर रहे हो। पहले मुझे मेरे मायके वालों से दूर कर दिया तुमने, फिर ससुराल वालों से दूर कर दिया, अब तुम्हारे इस गुफा जैसे घर में 2 घड़ी में भाई से बात कर लेती थी, तुमने मुझे उनसे भी दूर कर दिया। क्या भलाई कर रहे हो तुम मेरी। राजीव से कहता है, तुम्हारी जान को खतरा है, दुश्मनों से कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जया उसे कहती है, ये सारे दुश्मन मेरी जान के पीछे इसीलिए पड़े हैं ना क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूं। राजीव कुछ भी नहीं कहता क्योंकि जया सच ही कह रही थी। जया को सबसे ज्यादा खतरा राजीव के दुश्मनों से ही था। जया उसे बाहर जाते हुए कहती है, मेरी जान की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अपनी चिंता करने के लिए हूं मैं अपने लिए। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है तो मुझे तलाक दे दो। शाम को सन बिहाइंड क्लाउड राजीव घर आता है अपने ऑफिस से तब जया हाल में सोफे पर बैठकर कुछ पेपर्स पढ़ रही थी। जया राजीव को देखकर उसके पास आती है और उसके हाथ में वो पेपर देकर कहती है, जब मन हो इन पर साइन कर देना। राजीव उन पेपर को देखता है, वो डाइवोर्स के पेपर थे जिन पर जया ने पहले ही साइन कर दिए थे। राजीव उनको देखकर कोई रिएक्ट नहीं करता है और उनको जया को वापस देकर अपने कमरे में चला जाता है। रात को हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा कुबड़ा चांद पूर्णिमा हंसिया चांद राजीव अपने रूम में आता है तब जया बैठी बैठी अपना फोन चला रही थी। राजीव जया को डिनर करने के लिए कहता है पर जया उसे मना कर देती है। राजीव उसे कहता है, तो तुम्हारी ये भूख हड़ताल कब तक चलने वाली है। जया उसे बिना देखे अपना फोन चलाते हुए उसे कहती है, जब तक तुम अपनी मनमानी करोगे। राजीव उसे कहता है, मैं मनमानी कर रहा हूं तो मुझे सजा दो ना, अपने आप को क्यों सजा दे रही हो। ऐसे भूखे पेट रहने से तुम सिर्फ अपनी तबीयत खराब करोगी। जया अपने फोन को साइड में रख देती है। वो उसे कहती है, तुम भूल रहे हो मेरे भूखे रहने से मुझसे ज्यादा तुम्हारा नुकसान होने वाला है। तुम्हें मेरी जरूरत हो 1 साल बाद, मुझे तुम्हारी नहीं है। राजीव उसे कहता है, हाँ है मुझे तुम्हारी जरूरत, इसीलिए चलकर मेरे साथ खाना खाओ। जया उसे कहती है, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं खाना तुम्हारे साथ खाना। ऐसे इंसान के साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी जिसने मुझे मेरे भाई से 3 दिन से मिलने नहीं दिया। राजीव एक गहरी सांस लेता है। वो समझ गया था जया अपनी जिद नहीं छोड़ने वाली थी। वो उसे कहता है, तुम्हारे भाई से मिलने दूंगा तो खा लोगी तुम खाना। जया उसे कहती है, सिर्फ मिलने नहीं, मुझे मेरे भाई चाहिए। ये जो तुमने मेरे लिए नए बॉडीगार्ड रखे हैं वो नहीं चाहिए मुझे मेरे साथ। शेरा भाई काफी है मेरे लिए, मुझे तुम्हारे दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए। राजीव शेरा को फोन करके अपने रूम में बुलाता है। 2 मिनट में शेरा उसके रूम में आकर जी सर कहता है। राजीव उसे कहता है, अपनी मैम को कहो अपनी ये भूख हड़ताल बंद करे। 3 दिन हो गए हैं इसे खाना खाए। इसे समझाओ कि ये बच्चों वाली हरकतें बंद करे और मेरे साथ चलकर खाना खाए। इसका डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा हूं मैं। राजीव नीचे चला जाता है। शेरा जया को कहता है, मैम आपने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया। जया शेरा को हक करके कहती है, बस घर पर खाना नहीं खाया मैंने, ऑफिस में खा लेती हूं मैं पेट भरकर अपनी पसंद का खाना। शेरा उसके सर पर हाथ फेरकर उसको कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सर को आपकी चिंता हो रही है, प्लीज आप उनके साथ खाना खा लीजिए। उन्होंने नहीं खाया है आपके बिना 3 दिन से खाना। जया उससे अलग होकर उसे हैरानी से पूछती है, उस डेविल ने सच में खाना नहीं खाया। शेरा नामे सर हिलाता है। जया उसे कहती है, ये डेविल सच में मेरे प्यार में पागल हो गया है। ऐसे भूखे कौन रहता है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जाता है बिना खाना खाए। ये कैसे 3 दिन रह गया। किसी दिन इसकी कैद से निकलकर इसे छोड़कर चली गई मैं, तब पता नहीं क्या करेगा ये अपने साथ।
चलो नीचे चलते हैं, खा ही लेती हूँ उसके साथ खाना। इतनी बुरी वाइफ भी नहीं हूं मैं कि अपने हस्बैंड को भूखा रहने दूं। जया और शेरा नीचे आ जाते हैं और शेरा बाहर चला जाता है। राजीव पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा था। जया उसके पास जाकर बैठ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।